हेलो गाइस, अगर यदि आप लोग पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देखिए, क्योंकि उसके बिना एपिसोड 10 समझ नहीं आएगा। तो सारे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर देखिए। तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सॉडम उन्हीं से पूछती है, क्या तुम सच में रक्तपंत से हो? तो फिर उन्हीं बोलता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर यदि तुम हो तो मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। और वह सॉडम बोलती है, हाँ हाँ बोलो, मुझे जानना है, और तुम इतने तीव्र होकर क्या कहना चाहते हो? और फिर उन्हीं सॉडम को देखते हुए बोलता, अगर मैं तुमको बताऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? फिर सॉडम बोलती, हाँ बोलो, और उन्हें उसे बताता है, मैं भविष्य में 10 वर्ष पीछे आ गया हूँ। और फिर वह सॉडम अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या ये लड़का अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? और फिर वह ब्लड डीमन और उन्हीं दोनों वहाँ से कुछ सोचते हुए जाने लगते हैं। और फिर वह ब्लड डीमन कैप्टन ओ के पास जाकर बोलता है, किसी को न्यूयॉर्क शहर भेजो और उसके परिवार के बारे में जांच करने के लिए कि वह लोग कौन है और वो लोग कहाँ से आए। और फिर वह कैप्टन ओ कुछ सोचता है और वह डीमन से बोलता है, सर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? और फिर डीमन बोलता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ईमानदारी से कहूँ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं, लेकिन वह जिस तरह से उसने मेरे शरीर को हर गतिविधियों को देख रहा था, उससे मैं अपने इरादे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह एक अनुभवी जासूस की हरकतें जैसा था। और मामला चाहे जो भी हो, पर वह हमारे पंथ के बारे में बहुत अधिक जानकारी जानता है, उससे सावधान रहे। और वह कैप्टन बोलता है, यस सर। और फिर एक रक्तपंत का आदमी आकर वो नहीं को एक घोड़े गाड़ी में भर देता है और वह गाड़ी वहां से जाने लगता है। और वह रक्तपंत के सभी लोगों ने बहुत सारे आदमियों को बंदी बनाकर उसी घोड़े गाड़ी में भर देता है और वह सभी गाड़ी वहां से चले जाते हैं। और फिर वह सॉडम को दिखाया जाता है, जो सोचते हुए वो नहीं से बोलती है, मैं जो समझ पाया उससे संक्षेप में बताने का प्रयास करती हूँ कि तुम 10 वर्षों तक एक रक्तपंत के जासूस के रूप में रहे, लेकिन तुम्हें अन्यायपूर्वक मार दिया गया और जब तुम जागे तो तुम यहीं थे। क्या यही सही है ना? और मरने के 10 साल बाद पछतावा। और फिर वो उन्हीं को दिखाया जाता है जो एक घोड़े गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और वह सॉडम से बोलता है, मेरे वापस लौटने के बाद मैं आपसे बात करने में सक्षम था। और फिर वह सॉडम वोनोई से बोलती, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम उस वोनोई की तरह मूर्ख नहीं लग रहे थे जिसे मैं जानती थी, तो वास्तव में तुम एक रक्तपंथवादी हो। और फिर वोनोई मुस्कुराते हुए बोलता, अरे मूर्ख, क्या तुम मेरे बारे में यही सोच रही थी? और फिर वह सॉडम लंबी सांस लेते हुए एटीट्यूड से बोलती है, वैसे तुम सच में बदकिस्मत हो, उन सब से गुजरने के बाद भी तुमने अपने लिए 10 साल खरीदे केवल एक रक्तपंथ द्वारा फिर से अपहरण किए जाने के लिए। अगर यदि तुमने ए सॉन्ग को वहीं पर छोड़ दिया होता तो चीज़ें आसानी से हो जाती और तुम यहाँ से बच निकलते और ना ही ये सब झंझट में तुम फंसते। और फिर वो नहीं बोलता, नहीं मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो मेरे पूरे जीवन में मेरे साथ एक वास्तविक इंसान की तरह अच्छा व्यवहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति वही था। और इसके अलावा मेरे पिछले जीवन में ए सॉन्ग मेरी रक्षा करते हुए मर गया और पंथ में रहने के दौरान यही एक कर्ज था जिसे मैंने अपने दिल में दबा रखा था, और आखिरकार मैं आज इसे चुकाने में कामयाब रहा। और अब मुझे बस इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है कि मैं अब कैसे जीवित रहूँगा। और फिर वह भूत बोलती है, हाँ, जानकारी एक हथियार है और तुम्हारा पास सबसे बड़ा हथियार है। एक जासूस होने के नाते तुमको यह बात किसी से भी बेहतर पता होनी चाहिए। और फिर वह भूत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अपने साथ घटित होने वाले सभी बुरी घटनाओं को पहले से ही जानते हो, जिसका अर्थ है कि तुम उन सभी से बच सकते हो और या फिर तुम परिणाम को बेहतर के लिए बदल भी सकते हो। और फिर उन्हीं सॉडम की तरफ देखते हुए सोचता है, हाँ वह ठीक कह रही है, जब मेरे पास 10 साल के लायक बुद्धि है तो मुझे केवल जीवित रहने की चिंता क्या है। और फिर वो नहीं बोलता, जैसे कि तुमने बताया यह एक अच्छा मौका है, मुझे इसके अच्छा से उपयोग करना चाहिए। और सॉडम बोलती, यही सही है तुम्हारे लिए, हमेशा इस तरह नहीं रह सकते हो। और फिर हमें उस घोड़े गाड़ी के अंदर बहुत सारे आदमी को दिखाया जाता है जो रस्सी से बंधे हुए होते। और फिर वो सॉडम उन्हीं से बोलती है, जोर से बात करने से बचना मूर्ख, क्योंकि सभी लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे, तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम खुद से बात कर रहे हो। और फिर वो उन्हीं से बोलता है,
मेरे पास काफ़ी संभावनाएं हैं और मैं फिर से मार्शल आर्ट सीखने में भी सक्षम हो सकता हूँ। और वह सॉडम होने की तरफ देखते हुए बोलती है, लेकिन तुम टूटे हुए टेंटेन के साथ ऐसे करने की योजना कैसे बनाते हो? और फिर उन्हें सोचते हुए बोलता है, यह कोई पक्की जानकारी नहीं है मार्शल आर्ट सीखने के बारे में, लेकिन अगर यह सच भी है तो यह बहुत भविष्य की बात है, तो आओ इसे अभी के लिए अलग रखें। और फिर वह सॉडम बोलती है, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। और फिर सॉडम हवा में घूमते हुए बोलती है, तुम्हें पता है अगर यदि तुमको फिर से पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको मार्शल आर्ट सिखाऊं? और वो नहीं हैरानी से बोलता है, क्या मुझे तुम मार्शल आर्ट सिखाओगी? और फिर वह सॉडम पूरे खुश होते हुए बोलती है, हाँ मैं। और यह एक छोटी तलवार तकनीक है जिसका उपयोग मेरे पिछले मालिक ने किया था, लेकिन केवल मैं ही ऐसी हूँ जिसे यह तकनीक केवल पूरी अच्छी तरह से आता है। और फिर वो ने उस सॉडम से बोलता है, हे यार मजाक मत करो, एक तलवार से सीखे मार्शल आर्ट, ये कैसे हो सकता है? ये किसी भी तरह संभव नहीं है। और फिर वह सॉडम गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी कि स्कूल का कुत्ता भी 3 साल में कविता पढ़ना सीख सकता है? और बेटे मैं तुमसे कई अधिक मार्शल आर्ट जानती हूँ। और अब तुम अच्छी तरह सुनना, अब मैं तुमको मार्शल आर्ट का सिद्धांत सुनाऊंगी, इसीलिए अच्छे से सुनो। और उन्हें डरते बोलता है, ठीक है ठीक है। और यह बोलते ही उन्हीं का नज़र उसके हाथ की ओर जाता है और वह बोलता है, यह नीले आग क्या है? और उन्हें पूरा डर जाता है। फिर उन्हीं को एक विज़न दिखाई देता है, वो देखता है कि वो बिना कपड़ों का स्पेस में है। और फिर उन्हें बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ और यह क्या हो रहा है मेरे साथ? और उन्हीं को एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, स्पेस शॉट हृदय के कब्जे के साथ यह खुलेगा। और उन्हें डरते हुए बोलता है, यह सॉडम की आवाज़ तो नहीं है? और उन्हीं को एक ब्लैक होल दिखाई देता है और उससे नीली रोशनी निकल रहा होता है और वह रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। और उन्हें उस रोशनी से अपने चेहरे को ढकते हुए बोलता है, यह क्या चल रहा है यहाँ पर? और फिर उन्हें अपना विज़न से बाहर निकलते हुए बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ और अभी जो हुआ मेरे साथ वह क्या था? और वह सॉडम फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे तुमने अपना सर कहाँ खो दिया? मुझे यहाँ पढ़ने में और काम करने में कठिनाई होता है। और उन्हें अपने हाथ को देखकर डरते हुए बोलता है, सी सॉडम क्या तुम इसे देख सकती हो? और फिर वह सॉडम उन्हें के हाथ को देखते हुए बोलती, क्या देखिए, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है तुम्हारे हाथ में। और उन्हें बोलता, अरे सॉडम नज़दीक से देखो, मेरे हाथ के पीछे कुछ बिंदु हैं जो बड़े डिपर की तरह दिखते हैं। और फिर वह सॉडम पूरे गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते, बिग डिपर माई एस, मैं केवल तुम्हारे हाथ के पिछले भाग देख सकता हूँ। और क्या तुमको छोटी तलवार से मार्शल आर्ट तकनीक सीखना बकवास लग रहा है? और फिर वह सॉडम गुस्से से वहाँ से जाते हुए बोलते, अच्छा जो कुछ मैंने तुम्हें बताया हो अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता रही हूँ जब तक तुम नहीं पूछोगे, और तुम मेरी तलाश भी मत करना। और वो नहीं सोचता है, क्या मैं अकेला हूँ जो इसे देख सकता हूँ? और फिर उन्हें उदास होते हुए सॉडम तलवार को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, क्षमा करो सॉडम, लेकिन क्या तुम ठीक रहोगी? इसे कम से कम आधा महीना तो लगेगा तुम्हें ठीक होने में। और फिर वह सॉडम तलवार बोलती है, अच्छा उन्हें तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस बहुत थक गए हूँ। और उन्हें बोलता है, ठीक है सॉडम तुम आराम करो। और फिर उन्हें अपना हाथ को देखता है, उससे अभी भी नीला आग निकल रहा होता है। और वह अपने मन में सोचता है, लेकिन अभी भी वह क्या था जो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पछतावा हुआ था तो यह कैसी नीली आग थी? और वह अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, इसका तलवार ऋषि के गुप्त अभिलेख से कुछ लेना देना हो सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो जिस घोड़े गाड़ी में बैठा हुआ होता है वो सभी गाड़ियों गांव के पास आकर रुक जाता है और सभी रथ उस गाड़ी को घेरे हुए खड़े थे। और फिर वो नहीं को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, यह दोबारा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उन्हें के हाथ में जो नीला आग जल रहा था वो अब नहीं दिख रहा था। और फिर वह सोचता है, इसे दोबारा दिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? और फिर वो को अचानक से कुछ फील होता है और वह बोलता है, यह गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई?
और फिर एक रक्तबंध आकर उस घोड़े गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वह देखता है कि सभी लोग सोए हुए होते हैं और वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, उठो भाइयों, तुम लोग कब तक पड़े रहने की योजना बना रहे हो? चलो जल्दी से सभी कोई बाहर निकलो। और वह गाड़ी में जितने लोग होते हैं सभी एक एक करके बाहर आने लगते हैं और फिर से वह रक्तबंध उन सभी लोगों को बोलता है, जो कोई भी रस्सी खोलने की कोशिश करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। और उन्हें जैसे ही बाहर निकलता है उसकी आंखों पर पूरा तेज सूर्य की किरणें लगती है और वह इधर उधर देखता है। और फिर वह रक्तबंध बोलता है सभी बंदी बने हुए लोगों को, तेजी से चलो और तेजी। और फिर उस वैली में एक स्टेज बना हुआ होता है, वहीं पर उन्हें जाने के लिए बोला जाता है। और वह अपन फिर से बोलता है, सब कोई उस स्टेज के सामने इकट्ठा हो जाओ। और फिर सॉडम को दिखाया जाता है जो जमाई लेते हुए वो नोही से बोलती है, यहाँ पर इतना शोर क्यों है और हम लोग कहाँ आ गए हैं? और फिर वो नहीं बोलता, यह सिक्स ब्लड वैली है। और फिर सभी लोग उस स्टेज के सामने इकट्ठा हो जाते और फिर वो नहीं उस सॉडम को बताता है, यह रक्तबंध के आधारों में से एक है। यह दुनिया भर से अपहरण किए हुए बच्चों को रक्तबंध के योद्धाओं में बड़ा करने का एक शिक्षक सुविधा है। और फिर वह सॉडम बोलती है, शिक्षक माय एस, तो क्या यहाँ सभी अपहरण किए हुए बच्चे हैं? और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ सीधे खड़े होता है और उन्हें उसे दिखाते हुए बताता है, वह जो आदमी मंच पर खड़ा है यही सिक्स ब्लड वैली का प्रशिक्षण का प्रभारी है और वह अत्याचारी ब्लड कमांडर है और उसका नाम गू सांगुंग है। और फिर वोनी को एक रक्तबंध का आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, अरे लिू यांग शहर के गधे। और फिर तभी एक आदमी आकर वोनी से टकराता है और वोनी बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम? और फिर वोनी देखता है कि वो दोनों आदमी उसके मित्र ही होते हैं जिसका नाम होता है सोंग जोबेक और सोंग वूयून। और सोंग जोबेक वोनी को देखकर हंसते हुए बोलता है, जब हम लोग होटल में मिले थे तब तुम ऐसा व्यवहार किए थे जैसे तुम सब कुछ जानते हो जो चल रहा है, लेकिन तुम तो पकड़े गए। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितना कुछ जानते हो। और फिर वो उन्हें हैरानी से बोलता है, जोबेक और वूयून, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा, इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोग भागने में सफल हो गए। और फिर वो नहीं अपने मन में सोचता है, तो काले और सफेद जुड़वा भूत को यहाँ पर आना तय था। और फिर जोबेक उन्हीं को बोलता है, तुम्हारे परिचित चेहरा देखकर अच्छा लगा यार। और फिर जोबेक चौंकते हुए बोलता है, अरे रुको, तुम बंधे हुए क्यों नहीं हो? और वो नहीं बोलता, यह थोड़ी लंबी कहानी है। जोबेक बोलता है, क्या है वो कहानी, मुझे बताओ यार, मुझे जानना है। और फिर कैप्टन वो घोषणा करते हुए बोलता, अपनी बातचीत बंद करो और इधर ध्यान दो। और तुम मेरे पीछे जो मंच देख रहे हो वहाँ पर जल्दी से दौड़ते हुए जाओ, मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनने जा रहा हूँ। और फिर जोबेक बोलता, हमें दौड़ने के लिए कहने से पहले कम से कम हमें तो खोल दो, यह काम कौन करेगा, यह गधा? और जोबेक उन्हीं को देखते हुए बोलता, क्या तुम सचमुच दौड़ रहे हो? और फिर उन्हीं उसे चिल्लाते हुए बताता, अगर यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी हर बात का पालन करो। उन्हीं उसे इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे सब कुछ पता होता आगे क्या होने वाला है। और फिर यह बोलकर वो नहीं पूरा तेजी से दौड़ने लगता और जोबेक उसे आवाज देते हुए बोलता है, वो नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा और तुम दौड़ क्यों रहे हो? और फिर जोबेक उसे चिल्लाते हुए बोलता है, कम से कम समझाओ क्या बात है। और एक रक्तबंध का आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को बाहर निकाल रहा होता है पर किसी को पता नहीं होता है। और फिर जोबेक बोलता है, धत तेरी की, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन चलो हमें भी दौड़ना चाहिए। और फिर वो यूं बोलता है, हाँ हाँ, हमें भी भागना चाहिए। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो पूरा जोर से चिल्लाती है और वह देखती है कि रक्तबंध के सभी आदमी सभी कैदियों को तलवार से काट रहे हैं। जो लोग भाग नहीं रहे होते हैं उसे ही वो रक्तबंध के आदमी मारते हैं। और फिर वो यूं भागते हुए पीछे देखता है और जोबेक से बोलता है, बड़े भाई पीछे देखो क्या हो रहा है। जोबेक बोलता है, यह क्या बकवास है? और फिर जोबेक बोलता है, फिर एक बार चीजें वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। और फिर वह तीनों उस मंच के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जोबेक बोलता है, धत तेरी की, वूयून, हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो वूयून करता है और मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम वूयून का नकल करेंगे तब तक हम लोग ठीक रहेंगे। और फिर वूयून बोलता है, ठीक है, मैं उसकी नकल करूँगा।
और फिर उन्हीं को दिखाया जाता है जो अपने सर को नीचे झुकाए बैठे हुआ होता है, और फिर जोबेक और वुइन भी नीचे बैठ जाते हैं और उन दोनों को देखकर सभी लोग भी उसी की तरह करने लगते हैं। और जोबेक बोलता है, ओह, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। और फिर वह ब्लड डीमन सोचते हुए बोलता है, एक बच्चा जो बिना सिखाए वो सब कुछ कैसे जानता है कि आगे क्या करना है। और फिर रक्तपंत की एक लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि यह वही बच्चा है जिसके बारे में कैप्टन ने रिपोर्ट किया था सर। और फिर हम लोग देखते हैं सभी लोग वुनी के साथ बैठे हुए होते हैं और वह डीमन गॉड अभी भी वुनी के बारे में ही बात कर रहा था। और वह बोलता, अरे हाँ, वो रिपोर्ट इसी बच्चे के बारे में थी और वह एक पंथवादी का वंशज होने का दावा करता है। और फिर सोडम को दिखाया जाता है जो वुनी से पूछती है, क्या तुम जानते हो कि बिना आदेश दिए भी क्या पद लेना चाहिए और तुम वास्तव में एक पूर्ण रक्तपंथवादी हो। और वुनी बोलता है, रक्तपंथ का वंशज होने का दावा करने के बाद संदेह से बचने के लिए मुझे कम से कम यह तो करना ही होगा। इसके अलावा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो चिल्लाना शुरू कर देंगे और किसी का उदाहरण बना देंगे। और सोडम बोलती है, यह काम तो थका देने वाला लगता है। और फिर वह डीमन गॉड चिल्लाते हुए बोलती है, सभी कोई मेरे तरफ ध्यान दो और तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम लोगों को रक्तपंथ में चुन लिया गया है। और ग्रेट ब्लड डीमन की इच्छा थी कि तुम लोगों को गौरवशाली रक्तपंथ की ओर ले जाया जाए। और फिर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे रक्तपंथ, तुम लोगों ने हम लोगों को बंदी बनाकर क्यों रखा है। और तभी एक लड़की बोलती है, अरे तुम चुप रहो, ये लोग रक्तपंथ के लोग हैं, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और फिर उस आदमी के चुप होते ही तभी दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है ब्लड डीमन से, बकवास करना बंद करो, तुम तो सिर्फ लोगों की हत्या और अपहरण करते हो, ये कौन सा तरीका से तुम लोगों को चुन रहे हो। और फिर सोडम उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, वह सही है, लेकिन क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा। और उन्हें बोलता है, बिल्कुल सही रहेगा, उसे एक उदाहरण बना दिया जाएगा। और वह सोडम उन्हें की तरफ देखते हुए बोलती है, एक उदाहरण बनाया जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा। और उन्हें बोलता है, यही सही है, तुमने इसे नहीं देखा होगा कि कैसे वो रक्तपंथ कैदियों को मार रहे थे क्योंकि हम दौड़ रहे थे। और तभी हम लोग एक रक्तपंथ को देखते हैं जो अपना तलवार को बाहर निकाल रहा होता है, उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए जो रक्तपंथ का विरोध कर रहा था। और वह आदमी फिर से बोलता है कि एक बार मार्शल अलायंस को पता चल गया तो तुम लोगों का खैर नहीं। और वह आदमी जैसे ही अपना बात खत्म करता है वैसे ही वो रक्तपंथ उस आदमी का सिर को 2 टुकड़ा कर देता है अपनी तलवार से। और फिर वो नहीं बोलता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति रक्तपंथ में कभी भी मर सकते हैं। और फिर सभी लोग उस आदमी की तरफ देख रहे होते हैं जिसे उस रक्तपंथ ने अपनी तलवार के वार से मार दिया होता। और फिर सोडम बोलती है, वो सिर्फ उन्हें मारने के लिए इतनी सारी मुसीबत से गुजारते हैं, कितने निर्दय हैं ये लोग। और वो उन्हें नीचे देखते हुए बोलता है, वे भय के माध्यम से वफादारी थोप रहे हैं, ये काफी प्रभावी है। और फिर वो रक्तपंथ को दिखाया जाता है जिसने उस आदमी को मारा था, वो उन सभी बंदी बने हुए लोगों को डराते हुए बोलता है, यदि तुम इसके जैसा मरना चाहते हो तो चिल्लाते रहो। और इस बात को सुनकर सभी लोग पूरा डर जाते हैं। और फिर वह सोडम अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, कितने भयानक है ये लोग, तुम अपने पिछले जीवन में कैसे जीवित रहे थे। और वो नहीं दुखी होते हुए बोलता है, इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है, वो तो मैं एक कुत्ते की तरह आज्ञा पालन करके टिकने में कामयाब रहा। और फिर वो डीमन गॉड उन सभी लोगों से बोलता है, अब हम बैप्टिज्म सेरेमनी शुरू करते हैं। और यह बोलने के बाद वो रक्तपंथ वाली लड़की उस डीमन गॉड के पास एक बॉक्स लेकर आती है। और वह डीमन गॉड एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है, आइए शुरुआत करते हैं तुम्हारे रक्तपंथवादी में पहले पड़ाव का, ठीक है। और वह डीमन गॉड उन्हीं की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम यही, हाँ, जो सबसे आगे बैठा हुआ, क्या तुम जानते हो कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। और वो नहीं बोलता है, यह खून का कीड़ा है सर। और डीमन गॉड बोलता है, ओह, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम अपने साथियों को क्यों नहीं समझाते कि खून का कीड़ा क्या होता है। और फिर वो नहीं उन सभी लोगों को बताता है, खून का कीड़ा यह एक जहरीली परजीवी है जो नवोदित पंथियों के दिल में गहराई तक पनपा हुआ है ताकि वे अपनी वफादारी कभी न भूलें। और वो नहीं चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों को हर 24 घंटे में पंथ का एंटीडोट खाना होगा और यदि तुम ऐसा करने में विफल रहते हो तो खून का कीड़ा तुम्हारे सीने में घुस जाएगा। और फिर जोबेक अचंभित होकर वुनी की तरफ देखते हुए बोलता है, वुनी, तुम ये सब कैसे जानते हो। और वह डीमन गॉड खुश होते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही समझाया, जैसे कि पंथ के एक वफादार वंशज से अपेक्षा की जाती है। और हम लोग जोबेक को देखते हैं जो अभी वुनी के बारे में सोच रहा होता है और वह हैरान होते हुए बोलता है, वंशज बास्टर्ड, क्या तुम रक्तपंथ के जासूस थे। और वह सोडम वुनी के कान में धीरे से बोलती है, बहुत खूब, अब तुम पकड़े गए और तुम अपने पिछले जीवन में एक वास्तविक जासूस थे और जल्द ही तुम फिर से एक रक्तपंथवादी बनने जा रहे हो।
और वो नहीं उदास होते हुए बोलता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो सॉडम, इस गड़बड़ी को सुलझाने में बहुत कष्ट होगा। और वह डीमन गॉड उस बॉक्स में हाथ डालता है और वो नहीं से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। और उस बॉक्स से वो एक रक्त का कीड़ा निकाल कर दिखाते हुए बोलता है, यह तुम्हारे लिए अपनी विरासत और पंथ के प्रति वफादारी साबित करने का मौका है, और मैं तुमको तुम्हारे सभी साथियों से पहले खून का कीड़ा पाने वाला पहला व्यक्ति होने का सम्मान दूंगा। और वो नहीं अपना मन में सोचता है, उस परजीवी को निगलने से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस जीवन में सभी रक्तपंथ के लोगों का ध्यान अपने तरफ करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, अगर यदि तुम इसे खाए तो तुम मर जाओगे। और वो नहीं बोलता है, मुझे लगता है मेरे पास उस रक्त कीड़े को निगलने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। और वह अपना मन में सोचता है, मैं जीवित रहूंगा, भले इसके लिए मुझे खून का कीड़ा निगलना क्यों ना पड़े। और वह डीमन गॉड से बोलता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और वो नहीं उसके पास जाते हुए बोलता है, क्या मुझे निगलने में मदद के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है। और हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं जो अपने आप से बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि कमांडर गू को वह बच्चा पसंद आ गया है, हालांकि यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि वह वास्तविक में पंथवादी है या नहीं। और वह एक स्माइल देते हुए बोलता है, खैर मुझे लगता है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पूरी तैयारी है उसकी सच्चाई को पता करने का। और वह डीमन गॉड बोलता है, तुम्हारे लिए पानी आने तक का इंतजार कर सकते हो वुनहुई। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ब्लड डीमन की प्रशंसा करो और रक्तपंथ को दीर्घायु बनाओ, और इस अवसर के लिए धन्यवाद डीमन गॉड। और वो नहीं जिस तरह से बैठकर ये सब बोल रहा होता है उसे वो डीमन गॉड देखकर बोलता है, यह पंथ का एक वंशज की प्रतिक्रिया है, और तुम सभी लोगों ने देखा कि यह कैसे किया गया है ना, तो अब तुम सभी में से प्रत्येक लोग ऊपर आएंगे और एक एक खून का कीड़ा लेंगे। और वो नहीं उस खून के कीड़े को निगल लेता है। और सॉडम हैरानी से बोलती है, तुम अपने सीने में उस खून के कीड़े के साथ 10 साल तक कैसे जीवित रहे। और वो नहीं अपने सीने में हाथ रखते हुए बोलता, आधे महीने के बाद फिर से इस हानिकारक एहसास का महसूस करना हुआ। और वो नहीं दर्द के मारे पूरा चिल्लाने लगता है। और फिर सॉडम बोलती है, क्या परेशानी है वो नहीं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। और वो नहीं अपने छाती को दबाते हुए बोलता है, मेरे छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नहीं यह गर्म है, ऐसा लगता है जैसे यह अंदर से बाहर तक जल रहा है। और सॉडम बोलती है, लेकिन तुम्हारे छाती में क्या खराबी है। वो नहीं बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन दर्द अलग महसूस होता है, और वह स्थान निश्चित रूप से वही है जहाँ पर खून का कीड़ा है, लेकिन खून का कीड़ा आवरण नहीं भड़काना चाहिए। तो क्या ये कैप्टन ओ का कोई चाल है। और वह कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए बोलता है, कैप्टन ओ क्या उसने कुछ किया है। और डीमन गॉड ओने को देखते हुए बोलता है, क्या बात है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और ओने नीचे गिर जाता है। और फिर कैप्टन ओने के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हारे सीने का कीड़ा बड़ा हो रहा है। और कैप्टन ओ हंसते हुए बोलता है, किसी पंथवादी का वंशज होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए खून का कीड़ा को निगलना इतना मुश्किल हो रहा है, और इस पवित्र अनुष्ठान में इतना संघर्ष करता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो नहीं गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम मेरे शरीर में खून के कीड़े के साथ क्या किए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो नहीं नीचे गिरा हुआ होता है उस जहरीले ब्लड वर्म को खाकर जो उस डीमन गॉड ने दिया होता है। और कैप्टन ऑफ वो नहीं के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हारे सीने में ब्लड वर्म बढ़ रहा है। और फिर वह स्माइल करते हुए बोलता है, किसी पंथवादी का वंशज होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इस पवित्र अनुष्ठान में इतना संघर्ष करता देख अच्छा नहीं लग रहा है। और वो नहीं कैप्टन हो के तरफ गुस्से से देखते हुए सोचता है, मुझे परेशान करने के लिए उसने जरूर कुछ किया होगा उस ब्लड वर्म के साथ, यह फालतू आदमी। और फिर वह डीमन गॉड कैप्टन से पूछता है, क्या हो रहा है वहाँ कैप्टन हो, क्या वो कैडेट ठीक है। और कैप्टन बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ कमांडर। और देखने के बाद वो डीमन गॉड से बोलता है, मुझे लगता है उसने कीड़े को निगलते समय उसे उत्तेजित कर दिया होगा। और वो नहीं जो पूरा दर्द में चीख रहा होता है वो अपने मन में सोचता है, मानो मैंने गलती कर दी हो, जबकि यह मेरा पहला ब्लड वर्म नहीं है। और फिर कैप्टन ओ वो ने के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, पीछे मुड़ो, मैं एक साधारण सी तकनीक से ब्लड वर्म को निष्क्रिय कर दूंगा। और वह कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप पर्सनली यह करोगे कैप्टन। और फिर वह कैप्टन ओ चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमको लगता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, नहीं, ये तुम्हारी गलत फैमिली और तुम्हारे वजह से अन्य कैडेट्स इंतजार कर रहे हैं उस जहरीले ब्लड वर्म को खाने के लिए, चलो अब जल्दी से पीछे मुड़ो। और वो नहीं अपना मन में सोचता है, क्या कैप्टन वो ऐसा नहीं कर रहे थे।
और मेरा दर्द पेट के निचले हिस्से तक जा रहा है। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि अब मैं मर ही जाऊंगा। और कैप्टन वोनी के पीठ में उसे मारकर ठीक करने वाला होता है, तभी वोनी बोलता है, रुको, मैं अब ठीक हूँ, प्लीज पीछे हट जाओ। और वह कैप्टन बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बस सामने की ओर देखो कैडेट, यदि तुम्हारा गलत स्थान पर हिट हो गया तो तुम आंतरिक रूप से घायल हो जाओगे। और वह कैप्टन वोनी के पीठ में मारने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, अपने निचले पेट को तनाव दे। और वोनी सोचता, नहीं, यह एहसास, ये दर्द तो मेरे फाट की है और यह वैसा ही होना चाहिए, और मैं इस बारे में मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि मेरे फाट रुके। और वोनी फिर एक बार कैप्टन से बोलता है, कृपया पीछे हटे कैप्टन। और जब वह कैप्टन पीछे नहीं हटता है तो वोनी उसके सामने ही पाद देता है। तो यार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इतना कष्ट और पीड़ा उसने एक पाद मारने के लिए सही थी। और फिर जब वोनी कैप्टन के सामने पाद देता है तो कैप्टन वो पूरा शौक होते हुए बोलता है, ये क्या था यार? और वोनी शर्मिंदा होते हुए कैप्टन से बोलता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था हटने के लिए, लेकिन आप तो हट ही नहीं रहे थे। और फिर वोनी पाद मारने के बाद बोलता है, मैं अब ठीक हूँ। और फिर वह सॉडम पूरा जोर जोर से हंसने लगती है और वह हंसते हुए वोनी से बोलती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम वहाँ सभी के सामने पाद दिए। और वोनी सॉडम से बोलता है, तुम कब तक मेरे मजाक उड़ाने की योजना बना रही हो? और सॉडम हंसते हुए अपना पेट को पकड़कर बोलती है, जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे उतनी ही हंसी आती है, और मुझे इस जगह पर बहुत बोरिंग लग रहा था, इसीलिए हंसाने के लिए धन्यवाद। और वो नहीं बोलता है, मुझे यह समझ आ गया कि मैंने कितनी शर्मिंदगी वाली काम की है, इसीलिए रुको, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वह सॉडम अभी भी हंस रही होती और वह वोनी से बोलती है, मुझे लगा कि तुम इतने दर्द में थे, तो मैंने सोचा कि इतना भयानक क्या है तुम्हारे सीने के अंदर, पर क्या ये पाद के कारण था? और वो नहीं बोलता, हाँ, वह नहीं, बल्कि खून के कीड़े की वजह से था। और फिर वो नहीं सोचता है, मेरे सीने का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया है और मेरे सीने का अकड़न दूर हो गया है, और मानो ऐसा लगता है कि यह एक ताजगी भरा एहसास है। और जोवेक वोनी की तरफ देखते हुए बोलता, अरे रक्तबन के चपरासी, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और वोनी जोवेक से बोलता, मैं रक्तबन का चपरासी नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, और मैं सब कुछ नहीं जानता जो तुम बोलना चाहते हो। और फिर सॉडम वोनी की तरफ देखकर सोचते हुए बोलती है, क्या वह भूल गया है कि जीवित रहने के लिए उसने ब्लड वर्म भी निगल लिया है? और फिर जोवेक बोलता, अरे क्या तुम अपने होम टाउन मित्र के साथ ऐसा करने जा रहे हो? तो क्या तुम अकेले खड़े रह सकते हो? और फिर वोनी उसे बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और रक्तपंथ में खड़े होकर मुझे क्या हासिल होगा? और उन दोनों को कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है, सब कोई इधर ध्यान दे, अब हम रैंक मूल्यांकन परीक्षा शुरू करेंगे, कोई दृश्य उत्पन्न ना करे या नियम से हटकर कार्य ना करे, बस सिर्फ मेरी बात सुने, जो मैं बोलूंगा वही तुम लोगों को करना है। और सॉडम बोलती है, क्या फिर से? और फिर वो नहीं सोचता, यहाँ एक और कैप्टन थे जिसने मेरे पिछले जीवन में ऐसा किया था, और मुझे आश्चर्य है कि क्या यह पहले जो हुआ है उसके कारण है? और फिर वह कैप्टन सभी लोगों को चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ बहुत सरल कार्य है, मेरे पीछे जो गुफाएं तुम लोग देख रहे हो, प्रत्येक गुफा में हमारे पंथ के एक परीक्षक होते हैं, तुम लोगों को बस उनसे अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन करने की जरूरत है, और जब तुम लोगों का परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो तुमको परिणाम के आधार पर उच्च, माध्यम का निम्न बोर्ड प्राप्त होगा। और फिर एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें रैंक लिखा हुआ होता है, हाई, मीडियम, लो। और फिर वह कैप्टन बोलता है, तुम अच्छे रैंक प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहोगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टन ओ को दिखाते हुए, जो उन सभी अपहरण किए हुए लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारे पंथ पूरी तरह से योग्यता केंद्रित है, तो यहाँ तुम सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सभी को यहाँ देखो, मैंने जो ब्लू कलर का बेल्ट पहन रखा है वो हमारे पंथ में एक उच्च कोटि का योद्धा का प्रतीक है, और मैं एक उच्च कोटि का योद्धा हूँ जो अपनी योग्यता और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और जो लोग ये रक्त पंथ के सभी पड़ाव पार कर लेते हैं उसके सीने से ब्लड वर्म निकाल दिया जाता है और उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ऊपर उठो, फिर तुम सभी लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और फिर कुछ लड़कियां चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच्ची में वो लोग हमारे सीने से ब्लड वर्म निकाल देंगे? और फिर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बस एक उच्च कोटि का योद्धा बनना है। और फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर वोनी को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, कैप्टन ओ ने जो कहा है उसके बाद सभी को उम्मीद जागी होगी, पर इन सभी को अच्छी तरह से पता नहीं होता है कि वे धीरे धीरे पंथवादी बनने जा रहे हैं। और फिर कैप्टन ओ सीटी मारने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, मुझे लगा कि मैंने कोई दृश्य पैदा ना करने के लिए कहा था, तो तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो? और इतना बोलते ही वो पूरा जोर से सीटी बजाता है।
और तभी वूनी चिल्लाते हुए अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेता है। और जोबेक वूनी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम अपने कान क्यों बंद कर रहे हो? वह सीटी तेज थी, लेकिन उस तरह अति प्रतिक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जोबेक सोचता है, क्या मुझे भी उसी की तरह कॉपी करना चाहिए? और इतना बोलते ही तभी सभी लोग अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और सोडम वूनी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और सभी को क्या हुआ है? सभी को इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और वो नहीं बोलता है, जब सीटी बजती है तो हमारे सीने के अंदर जो ब्लड वर्म है वो भड़क जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी कोई दर्द के मारे चीख रहे होते हैं, पर वो नहीं अपने सीने में हाथ रखते हुए बोलता है, वह बहुत अजीब है, लेकिन जब उसने सीटी बजाई तो मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। और कैप्टन वो देखते हैं कि उसकी सीटी बजाने की वजह से सभी कोई नीचे गिरे हुए होते हैं और दर्द के मारे चीख रहे होते हैं। और फिर कैप्टन उन सभी को बताते हैं, मैंने तुम्हें उच्च श्रेणी का योद्धा के बारे में सिखाया था, क्योंकि यह एक प्रथा है और तुम लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ टिक पाएगा। और तुम में से कितने लोग सोचते हो कि तुम ईमानदारी से यहाँ पहुँच सकते हो? मुझे तो लगता है कि अधिक से अधिक तुम में से 2 या 3 लोग ही यहाँ पहुँच पाओगे और बाकियों को तुम्हारे सारे जीवन के लिए ब्लड वर्म के साथ ही रहना होगा। और फिर जोबेक गुस्से से चिल्लाते बोलता, डैम इट, किसी भी तरह से मैं अपनी पूरी जिंदगी इस ब्लड वर्म के साथ नहीं जी सकता हूँ। और फिर कैप्टन और चिल्लाते हुए बोलते, तुम लोग कब तक नीचे पड़े रहने की योजना बना रहे हो? चलो जल्दी से सभी कोई उठो। फिर सभी लोग उठकर बैठ जाते हैं। फिर कैप्टन और बोलते, ठीक है, आखिरकार तुम लोग सही आकार में नजर आ रहे हो। और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, मैं 100% निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्लड वर्म मेरे सीने में है। और सोडम बोलते, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने कान बंद कर रहे थे। और वो नहीं बताता, भले ही तुम अपने कान बंद कर लो, फिर भी तुम उस ब्लड वर्म को फैलने से पूरी तरह नहीं रोक सकते। और फिर वो नहीं सोचता, काश मेरे पास डेंटियन होता तो मैं अपने शरीर का ब्लड वर्म को जांच कर सकता। और फिर तभी जोबेक बोलता है, ठीक है, मैंने निर्णय कर लिया इस टास्क को पूरा करने का, क्योंकि हमने ब्लड वर्म निगल लिया है तो हमारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। और वो वूनी की तरफ देखते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो मार्शल आर्ट में, और मैं तुम्हारी जैसे डेंटियन बास्टर्ड की तुलना में आगे हूँ, और मैं शीघ्र ही उच्च कोटि के योद्धा के पद पर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं ब्लड वर्म निकलवाऊंगा और उन सभी से बदला लूंगा। और फिर वो नहीं सोचता यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। और कैप्टनों को दिखाया जाता है जो सभी से बोल रहे होते हैं, अब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम सभी एक एक करके यहाँ पर आना। और तभी जोबेक अपना हाथ ऊपर उठाता है कुछ पूछने के लिए, और फिर कैप्टन बोलता है, क्या है? फिर जोबेक पूछता है, कैप्टन, मैं ये परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहूंगा। और सोडम वोनी से पूछती है, क्या वो इसलिए मुंह बना रहा है क्योंकि तुमने उसे पहले नहीं बताया कि आगे क्या करना है? और वोनी सोचता है, तो यह उस वजह से है। और फिर कैप्टन जोबेक से बोलता है, आगे बढ़ो ट्रेनी। और फिर जोबेक यस सर बोलकर दौड़ते हुए जाने लगता है। और वह दौड़ते हुए पीछे मुड़कर वोनी से बोलता है, देखो वोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और फिर जोबेक जैसे ही कैप्टन के पास पहुँचता है तो कैप्टन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और जोबेक चिल्लाते हुए कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाता है। और वह कैप्टन गुस्से में जोबेक से बोलता है, क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम लोग अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो? और तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ लाइन में रहो और केवल मेरे आदेश अनुसार ही आगे बढ़ो। और जब तुम्हारा उच्च अधिकारी तुम्हें आदेश दे तो उस पर ध्यान दो। और जोबेक को नीचे गिरा हुआ देखकर सभी लोग पूरा डर जाते हैं और डर के मारे सभी लोग यस सर बोलने लगते हैं। और फिर कैप्टन वोनोई से बोलता है, तो रेडियन अर्थ कबीले का वोनोई, तुम रैंक मूल्यांकन परीक्षा में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति होगे। और वोनोई कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, मैं सर। फिर वो नहीं सोचता है कि मैं जानता था कि वह कुछ न कुछ मेरे बारे में सोच रहे होंगे और वह कैप्टन सचमुच मेरे लिए मेरे रास्ते का कांटा बन गए हैं। और वह कैप्टन वो नहीं से बोलता, क्या किसी पंथ के गौरवशाली वंशज को इससे कोई समस्या है? फिर वो नहीं कैप्टन के सामने अपने सिर को झुकाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है सर, मैं बस आपके विचार के लिए आभारी हूँ। और वह सोचता है, यह जीवन मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है। फिर वो नहीं उस डीमन गुफा के अंदर चला जाता है। फिर कैप्टन सभी अपहरण किए हुए लोगों से बोलता है, तुम में से बाकी लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ, हम ऑर्डर में चलेंगे। और वो ने अंदर जाते हुए अपना मन में सोचता है, इस परीक्षा को दोबारा देने का अनुभव यह थोड़ा नया लग रहा है। और फिर वह अपने आप से बोलता है, ग्यून नाम का कैप्टन ने मेरे पिछले जीवन में इसकी देखरेख की थी।
फिर वह सोडम वूनी से बोलती है, लेकिन तुम्हारे पास डेंटेन भी नहीं है, तो तुमको अपने पिछले जीवन में कौन सा रैंक का बोर्ड मिला था, ये कैसे पता चलेगा। फिर वूनी बोलता है, मुझे लो रैंक का बोर्ड मिला था और विभिन्न मिशनों के लिए निचले रैंक वाले आदमियों का उपयोग फेंके जाने वाले मोहरे के रूप में किया जाता है। फिर सोडम सोचते हुए बोलती है, यह तो बहुत कठोर लगता है। और फिर वूनी को एक आदमी दिखाई देता है जो वूनी से पूछता है, क्या तुम लिu यांग सिटी के वूनी हो। फिर वूनी चौकन्ना होते हुए सोचता, अगर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यह आवाज़ उसकी ही होनी चाहिए। ओह, तो उस कैप्टन ने मेरे लिए यह तैयारी की है और वह उस समय की तुलना में छोटा है जब मैं उसके अपने पिछले जीवन में मिला था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह वही है। और सोडम बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो। फिर वह बोलता, हाँ, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वह मेरे पिछले जीवन में डायरेक्टर सुपीरियर थे। और वह सोडम हैरान होते हुए बोलती है, तुम्हारे पिछले जीवन में वो तुम्हारे डायरेक्टर सुपीरियर थे, और तुम अपने पिछले जीवन में किस दल में थे। वो नहीं चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड उल्फ स्क्वाड। वह सोडम बोलती है, ब्लड उल्फ स्क्वाड, इसका मतलब है कि वह ब्लड उल्फ स्क्वाड के कैप्टन हैं। और तभी वो नहीं बोलता, हाँ, यह वही नाम है जिसका जिक्र मैंने जोंगहू के सामने किया था, नु संगू द ब्लड उल्फ कैप्टन। फिर वह कैप्टन वोनी से बोलता है, तुम मेरे जवाब का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने पूछा कि तुम लिu यांग सिटी के वूनी हो। फिर वूनी सोचता है, तो कैप्टन हो कि यह चतुर योजना थी, लेकिन कितनी शर्म की बात है जब मैं उस फोर्स ब्लड स्टार को भी धोखा देने में कामयाब रहा जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। तो ये कौन सी खेत की मूली है। और किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देना जिसे मैं अपने पिछले जीवन में अच्छी तरह से जानता हूँ, तो यह कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। और वो ने उस कैप्टन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता, हाँ, मैं लिu यांग शहर के रेडियनथ कबीले का बहुत बड़ा सदस्य हूँ ब्लड उल्फ कैप्टन। मैंने अपने दादाजी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर वो ब्लड उल्फ कैप्टन वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने जो कहा कि तुम्हारे दादाजी ब्लड उल्फ स्क्वाड के योद्धा थे, लेकिन ब्लड उल्फ स्क्वाड में तुम्हारे दादाजी जैसा मेल खाने वाला कोई योद्धा नहीं है। और वो नई सोच में पड़ जाता है। फिर से वो ब्लड उल्फ कैप्टन अपने तलवार को दिखाते हुए बोलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो। और फिर यह पूछते ही वो ब्लड उल्फ कैप्टन वूनी का गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो वूनी का गर्दन पकड़े हुए गुस्से से बोलता है, अगर यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और क्या तुमने उनसे कहा कि तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के अंडर में काम करते थे, और मैं शुरू से ही ब्लड उल्फ स्क्वाड में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मुझे वो सभी योद्धा याद है जो मेरे पिता के अंडर में काम करते थे। और फिर वह सोडम होने से बोलती है, अरे, उसे सब कुछ पता चल गया। क्या तुम उसे खुद से संभाल सकते हो। अगर यदि तुम नहीं संभाल सकते हो तो मुझे बाहर खींचो, जल्दी करो। और वह सोडम ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि सोडम एक तलवार होती है और वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है और वह उन्हीं का मन की बात भी सुन सकती है। फिर वो नहीं सोडम से बोलता, अगर मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूं तो स्थिति और खराब हो जाएगी, और अभी के लिए मैं इससे सिर्फ बात करने की कोशिश करूंगा। और फिर वो ब्लड उल्फ कैप्टन वोनी के ऊपर तलवार से वार करने ही वाला होता है। तभी सोडम बोलती है, मुझे जल्दी बाहर निकालो वोनी। और फिर वोनी जल्दी से अपनी सोडम तलवार को बाहर निकालकर उसके वार को रोक देता है। फिर वो अपना मन में सोचता है, इसका वार तो काफी तेज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिप टूटने वाला है, और मैं नहीं जानता कि कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बातचीत करके संभाल नहीं सकता। और इतना बोलते ही तभी वो ब्लड उल्फ कैप्टन वोनी को एक लात मार देता है। और वोनी अपना मन में बोलता है, धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर अधिक समय तक नहीं टिकने वाला है इसके सामने। और वोनी उड़ते हुए जाकर एक गुफा के दीवार से टकरा जाता है और उसका शरीर से ब्लड निकलने लगता है। और वह सोडम बोलती है, अपने आप को संभालो वोनी। फिर वो नहीं सोचता है, सीट यार, उसका क्रूर व्यक्तित्व वैसा ही जैसा मेरे पिछले जीवन में था। फिर सोडम पूछती है, क्या तुम ठीक हो वोनी। और हम लोग देखते हैं कि वोनी के सिर से ब्लड निकल रहा होता है। फिर भी वह बोलता है, मैं ठीक हूँ सोडम। और वह हमला कोई तकनीक नहीं था। और वह ब्लड उल्फ कैप्टन वोनी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर सोडम उसे चिल्लाते हुए बोलती है, अगर यदि तुम ठीक हो तो इधर ध्यान दो, वो बूढ़ा आदमी फिर से आ रहा है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। फिर वो नहीं बोलता है, मुझे अचानक से चक्कर आ रहा है और मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिन हो रहा है। फिर सोडम बोलती है, क्या। और वह फिर दीवार की ओर देखते हुए बोलती है, अरे नहीं, तुमने अपना सिर गुफा के दीवार में ठोक लिया। और फिर वह सोडम बोलती है, ठीक है, जब मैं तुम्हें उसके हमले को ब्लॉक करने के लिए बोलूंगी तब तुम रेडी रहना ब्लॉक करने के लिए। और वह दाहिनी ओर से तुम्हारे गर्दन के क्षैतिज स्लेज की ओर वह हमला कर रहा है, चलो जल्दी से उसके हमले को ब्लॉक करो अभी। और वह उसके हमले को रोक लेता है, पर वह हमला इतना जोरदार होता है कि वह उस हमले की दबाव की वजह से वह पीछे की ओर फेंका जाता है और उसका सोडम तलवार उसके हाथ से छूट जाता है। और वह ब्लड उल्फ कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरे दो बार हुए तेज हमले को रोक कैसे लिया।
और वो नहीं अपना मन में सोचता, अरे यार मैं तो सचमुच लगभग मर ही गया था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद सॉडम। और वह सॉडम तलवार को देखते हुए बोलता, अरे यार वो तो मेरे हाथ से छूट गया है। और तभी वह ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनी के छाती पर पैर रख देता है और वो वुनी से पूछता है कि तुम मुझे जवाब दो कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ किससे सुना है। और वुनी एक स्माइल देते हुए सोचता है, कितनी राहत की बात है, वह मुझसे पूछताछ करने के बारे में सोच रहे हैं और मैं यही अवसर का तो इंतजार कर रहा था। और फिर वह ब्लड वुल्फ से बोलता है, कैप्टन क्या आप अपनी छोटी बहन को नहीं ढूंढना चाहते हो? और वह कैप्टन चौंकते हुए बोलता है, मेरी छोटी बहन? और फिर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने मेरे बारे में काफी अच्छी तरह से रिसर्च किया है। और वह अपने पैर से वुनी की छाती को दबाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम इस तथ्य से चूक गए क्योंकि मेरी इकलौती बहन पहले ही मर चुकी है। और वुनी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी नो से वह अभी भी जीवित है और जिस दिन आपके पिता की हत्या हुई उसी दिन उसका अपहरण कर लिया गया था। और वह कैप्टन बोलता है, क्या कहा तुमने? फिर वो नहीं बोलता है, घटना स्थल पर लेडी सेवा की लाश ही आग की लपटे से क्यों जली? वो जो लाश थी वो लाश नकली थी और आपकी छोटी बहन अभी भी जीवित है। अगर यदि तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आइए एक सौदा करें। और फिर वह कैप्टन बोलता है, तुम मेरे सिस्टर के नाम कैसे जानते हो? तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे झांसा नहीं दे रहे हो। और वह यह बोलकर वुनी के सर के सामने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। और फिर वह बोलता है, ठीक है, मान लो कि मैं तुम्हारे द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा और इसे सुनने के बाद मैं सौदा करने के बारे में सोचूंगा। तो बताओ सेहवा अभी कहाँ पर है? और वुनी उसे बताता है, वो अभी लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली में है। और वह कैप्टन चौंकते हुए बोलता है, क्या लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली में है? और फिर वो वुनी को बताता है, लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली का स्वामित्व तो फर्स्ट ब्लड स्टार के पास है, तो मेरे पिता की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड फर्स्ट ब्लड स्टार है। और वुनी बोलता, हाँ यह वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया था और यह सब आपके गुस्से को भड़काना और ब्लड वुल्फ स्क्वाड को नियंत्रित करने के लिए था। और फिर वो कैप्टन को बताता है, फर्स्ट ब्लड स्टार जेन ग्रेओन ये सब उसी का प्लान था। और वो कैप्टन वुनी की बातों पर विश्वास नहीं करता और वह बोलता है, नहीं ये सब बकवास है और मेरे पिताजी के शरीर पर घाव निश्चित रूप से बताया गया था। फिर वो नहीं बोलता है, क्या आपने इसे स्वयं देखा था कैप्टन? और आपके पिता के शव का जांच क्या सब कुछ लूनर फ्लावर मर्चेंट ट्रूप के क्लियर मून कमांडर द्वारा नियंत्रित किया गया था, है ना? और महिला जिनजियांग में लूनर फ्लावर मर्चेंट ट्रूप की यूमी ब्रांच में है और वहां पर बहुत सारे आंखें होगी, तो इसीलिए कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जांच के लिए भेजें। और अगर यदि यह इतना है तो क्या मैं मान सकता हूं कि आप सौदा करने के लिए इच्छुक हैं? और कृपया एक बार मेरी मदद करें जब मुझे आपकी ताकत की आवश्यकता है। और फिर वह ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, यदि तुम्हारी कहानी की सारी बातें झूठी निकली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, मैं सीधे तुम्हारी गर्दन काटने आऊंगा। फिर वुनी उसके हाथ को पकड़कर उठते हुए बोलता है, मैं पहले ही ब्लड वर्म खा चुका हूँ, क्या वो भी कोई समस्या होगी हमारे लिए? और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बहन को जल्द ही ढूंढ लें। और वह कैप्टन बोलता है, नहीं मैं अभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए उन्हें तुम भागने की कोशिश मत करना। और हालांकि यदि तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच हुआ तो समझौता के बावजूद भी मैं तुमको जीवन भर अपना उद्धार करता मानूंगा। और फिर वुनी कैप्टन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता, आप अफवाहों की तरह उदार हैं, थैंक यू ब्लड वुल्फ कैप्टन। और यह बोलकर वुनी अपना मन में सोचता, यही कारण है कि मैं कैप्टन नो को भरोसा करा सका और अपने पिछले जीवन में उनका अनुसरण कर सका। और फिर ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनी के हाथ में रैंक बोर्ड दे देता है और वुनी उसे देखते हुए बोलता है, यह तो मिड रैंक का बोर्ड है जो मुझे कैप्टन ने दिया है। और वह कैप्टन वुनी से बोलता है, मैंने तुम्हें यह मिड रैंक का बोर्ड इसलिए दिया है क्योंकि तुमने मेरे 2 हमले को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे पास योग्यता है और इस औहदे के कारण मैं इसे तुम्हें नहीं दे रहा। और क्या तुमने अपने दादाजी से मेरे व्यक्तित्व के बारे में सुना था? फिर वो नहीं बोलता, यदि मेरा उत्तर यही है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? और फिर वह कैप्टन वहां से जाते हुए बोलता, अच्छा तो तुम्हें क्या लगा कि मैं एक झूठे इंसान की बातों में आ सकता हूँ? और मैं यह नहीं जानता कि तुम चतुर हो या मूर्ख। और तुमने अभी तक अपने दादाजी का नाम का जिक्र नहीं किया और जब मैंने तुम पर थोड़ा दबाव डाला तो तुमने सारी जानकारी को अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। फिर वो नहीं बोलता है, तुम्हारे द्वारा मेरा काम पूरा हो गया। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगा वुनी। फिर वह सॉडम वुनी से बोलती, ओह वो तो बहुत करीब था और मुझे लगा कि मेरे तुम्हारे हाथ से छूटकर फेंका जाने के बाद कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर वो नहीं बोलता, हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और फिर वो नहीं उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन सोचता है, वो बिल्कुल अजीब बच्चा है, उस स्थिति में इतना शांत रहना, ऐसा लगता है जैसे वह जितना दिखता है उससे 10 साल अधिक जी चुका है। और वह मूवमेंट भले ही मैं उसकी पहली सफलता का श्रेय भाग्य को देता हूँ।
पर जब उसने दूसरी बार ब्लॉक किया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई थी और वह वोनी की तरफ देखते हुए सोचता, यह कहना बहुत मुश्किल रहेगा कि उसने मेरे को महसूस किया है और मैं यह कैसे कहूँ कि यह असंभव है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी मदद कर रहा हो और मेरे विचार भटक रहे हैं, पर किसी कारण से मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन ओ को दिखाते हुए, जो वोनी से बोल रहा होता है, तेजी से चलो और सभी कोई अपने रैंक के हिसाब से अरेंज हो जाओ और जो मिड रैंक के लोग हैं वो मेरे साथ चलेंगे। फिर जोबेक को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए उन्हीं से बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है लिू यांग के खच्चर, तुम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे जैसे मिड रैंक कैसे हो सकते हो। फिर उन्हें हंसते हुए अपना मिड रैंक का बोर्ड दिखाता है तो जोबेक बोलता है, हंसो मत यू बिच। और फिर सभी लोग अपने अपने टास्क को पूरा करके वहां से कैप्टन ओ के साथ जाने लगते हैं और तभी जाते हुए जोबेक रास्ते में उन्हीं से बोलता है, मैं इसके बारे में कितना भी देर तक सोचूं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इसका अर्थ कैसे निकाला, जबकि तुम्हारे पास डेंटेन भी नहीं है तो भी तुम मेरे जैसे मिड रैंक का बोर्ड कैसे ला सकते हो। इसका मतलब है कि तुमको विशेष उपचार मिला है क्योंकि तुम रक्तपंत से हो। फिर गुस्से में जोबेक वोनी से बोलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं अगले टेस्ट में जरूर जीतूंगा। और फिर सॉडम धीरे से वोनी से बोलती है, वो लड़का जोबेक तुम्हारा सुपर कॉम्पिटिटिव है। फिर वोनी सॉडम से बोलता है, यह बहुत एनोइंग है क्योंकि वह मुझसे लड़ नहीं सकते हैं तो इसीलिए वो दोनों ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं। और वह सॉडम बोलती है, वो दोनों? ओह, अब मैं समझ गई कि कैप्टन ओ वो दूसरा आदमी है। और वोनी, जब से तुम नौ संघों का सामना करने के बाद ठीक होकर आए हो, ऐसा लगता है कि तुम उसकी चिंता बन गए हो, वो बार बार तुम्हारी ओर ही देखता रहता है। फिर वोनी बोलता है, खैर चूंकि ब्लड और स्क्वाड कैप्टन ने मेरे बैकग्राउंड की गारंटी दी है इसीलिए उसने मुझे चुनने का अधिकार खो दिया है। इतना तो समझ में आ गया है कि वो पागल है। और वह ब्लड और कैप्टन ने मेरे बारे में कैप्टन ओ से बोला है कि वो निसंदेह पिछले नेता का वंशज है, पर कैप्टन ओ को विश्वास नहीं होता और वह बोलता यह नहीं हो सकता है, वो ब्लड और स्क्वाड का वंशज नहीं हो सकता। और वह सॉडम बोलती, लगता है इसे भी कैप्टन ओ ने खा लिया उस पाद की तरह। फिर वोनी शर्मिंदा होते हुए बोलता है, प्लीज उस बारे में बात करना बंद करो सॉडम। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सॉडम को दिखाते हुए, जो वोनी से बोल रही होती कि तुमने तो डीमन गुफा वाला टास्क पूरा कर लिया है और तुम्हें मिड रैंक का बोर्ड भी मिल गया, तो अब आगे क्या करने के बारे में तुम सोच रहे हो। फिर वो नहीं बोलता, अभी के लिए तो मुझे बस अपना डेंटेन को ठीक करने का अवसर ढूंढना चाहिए। और वह सॉडम बोलती, तुमने तो पहले भी यही कहा था पर वो हो नहीं पाया था, और क्या तुम फिर से ऐसे ही करने वाले हो। वो नहीं बोलता, एक रास्ता है, क्या तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर के बारे में सुना है। फिर सॉडम बोलती, सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर, वह कौन है। फिर वोनी उसे बताता है, वो एक ऐसे डॉक्टर है जो हर चीज का इलाज करने में सक्षम है और वह कहते हैं कि यदि तुम उसकी कीमत अदा कर सके तो वह तुमको ठीक कर देंगे। और मैंने जो सुना है उसे उन्होंने एक टूटे हुए डेंटेन को भी ठीक कर दिया है। 10 महीने में सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर यहाँ 6 ब्लड वैली में आएंगे। फिर सॉडम बोलते, तो फिर तुम उसे भुगतान करोगे और वह ठीक कर देंगे, लेकिन तुम तो तुम्हारा अपना सारा पैसा गेस्ट हाउस में छोड़ दिए हो और अभी मेरे अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। फिर वह सॉडम पूरा गुस्से से वो उन्हीं को मारते हुए बोलती है, यू बास्टर्ड मूर्ख, क्या तुम डॉक्टर की कीमत का भुगतान करने के लिए तुम मुझे बेचोगे। मैं तुम्हारी माँ की निशानी हूँ बास्टर्ड। फिर उन्हें बोलता है, नहीं नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, इसकी कीमत मुझे एक औषधि जड़ी बूटी को ढूंढने पर चुकानी होगी। फिर वह जोबेक वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, वह पागल लड़का अब क्या कर रहा है और क्या मुझे भी उसी की तरह नकल करना चाहिए। और फिर हम लोग सॉडम को देखते हैं जो वोनी से बोलती, क्या जड़ी बूटी से तुम उनकी कीमत चुकाओगे। और वो नहीं बोलता है, हाँ 10 महीने में सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर एक विशेष मेडिकल जड़ी बूटी की खोज के लिए कहेंगे, और क्योंकि मैं एक जासूस हूँ तो इसीलिए मुझे वो स्थान पता है कि वो कहाँ पर है। और वह सॉडम बोलती है, ओह सच में, वो नहीं तो तुम्हारे पास पहले से ही यह योजना थी। और वो नहीं बोलता है, मुझे कम से कम कोशिश करना चाहिए और रक्तपंत में रैंक 1 आना चाहिए। फिर सॉडम बोलती है, तुम्हारा परिवार एक सच्चा ऑर्थोडॉक्स कबीले से है, लेकिन तुम तो हेरिटिक फैक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो नहीं बोलता है, दिन के अंत में वे अभी भी इंसान है, लेकिन सड़े हुए लोग सड़े हुए ही होते हैं, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स या हेरिटिक फैक्शन से हो। और फिर सभी लोग अपने 6 ब्लड वैली में वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वैली के सारे लोग खून से लथपथ नीचे गिरे हुए होते हैं। और तभी वो कैप्टन और सभी लोगों को अपने पीछे रुकने के लिए बोलते हैं। फिर वो आगे जाकर देखते और चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ पर ये सब किसने किया है। और तभी वो लोग का नजर पड़ता है एक जाइंट आदमी के ऊपर जो आदि मानव टाइप का लग रहा होता है।
और फिर वह जाइंट आदमी उन सभी वैली के लोगों को मारने के बाद बोलता है, ये लोग भी कूड़ा है, किसी में भी मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। और कैप्टन वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो? और फिर वह जाइंट आदमी तिरछी नजर से पीछे देखता है और हंसते हुए बोलता है, ओहो, ताजा खून आ गए हैं। और वह जाइंट जिस आदमी का गर्दन पकड़कर ऊपर उठाया हुआ होता है उसे वो फेंक देता है। और फिर हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं जो सभी अपहरण किए हुए बच्चे से बोलते हैं, सभी कोई मेरे पीछे रहेंगे। और यह बोलकर वो जाइंट के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी वो जाइंट कैप्टन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़कर उसके हाथ से तलवार को नीचे गिरा देता है। और फिर हम लोग उस जाइंट को देखते हैं जिसका आंख पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है। और वह कैप्टन का गर्दन पकड़े हुए बोलता है, तुम एक बड़े रंगपंत हो, हाई रैंक वाले, इसीलिए मुझसे दूर हो जाओ। और यह बोलकर वो जाइंट कैप्टन को एक जोरदार मुक्का मार देता है और वह उड़ते हुए कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाते हैं। और फिर वो ने उस जाइंट को देखते हुए सोचता है, कैप्टन ओ एक ही झटके में हार गए। और फिर वो ने कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचता है, उस जाइंट से लड़ना एक पागलपन है और कैप्टन ओ जैसे उच्च श्रेणी के मास्टर के लिए ऐसा बनना असंभव है और एक कमांडर के लिए भी उसके साथ ऐसा करना असंभव होगा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पिछले जीवन में इस पॉइंट पर सिक्स ब्लड वैली में इस स्तर में किसी मास्टर के बारे में सुना है और यह जाइंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो बस यही जानना है कि यह कौन है। और फिर हम लोग जोबे को देखते हैं जो उस जाइंट से बोलता है, तुमने कैप्टन ओ को मार डाला। और वो ने अपना मन में सोचता है, वो मरे नहीं है मूर्ख, पीछे हटो, उसके सामने मत जाओ। और तभी वो जाइंट आदमी पूरा ताकत लगाकर जोर से ताली बजाता है और वो नहीं दर्द के मारे चीखते हुए अपने दोनों कान को बंद करता है और सोचता है, उसने तो केवल ताली बजाई, लेकिन हवा का दबाव इतना तेज लग रहा है जैसे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और वह जाइंट आदमी देखता है सभी कोई अपने कान को बंद करे चीख रहे होते हैं। और फिर वह बोलता है, बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाना तुम लोगों को अच्छी तरह से आता, और क्या तुम लोग भी कूड़े हो? और फिर हम लोग सोडम को देखते हैं जो वुनही से बोलती है, क्या तुम ठीक हो वुनही, और क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर वुनही उसे बोलता है, मेरे कान के पर्दे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फट जाएंगे और मैं अपने आसपास की आवाज भी नहीं सुन सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वुनही का कान से ब्लड निकल रहा होता और वह सोडम से बोलता है, मुझे उबकाई आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी उल्टी कर दूंगा। फिर वुनही चौंकते हुए बोलता है, मेरे सीने के अंदर यह गर्म एहसास क्या है? और वह सोडम बोलती, तुम्हारी छाती गर्म हो रही है, क्या तुमने पिछले बार ब्लड वर्म के साथ भी ऐसा नहीं कहा था? फिर वो नहीं बोलता, यह उस समय से अलग है और मेरे कान बजने भी बंद हो गए और मेरे घाव भी ठीक हो गए। और फिर वो नहीं उस जाइंट को देखते हुए बोलता, धत तेरी की, यह तो हम लोगों के पास आ रहा है। फिर जोबेक अपने भाई सोंग वोयुन को बचाने के लिए उस जाइंट के सामने खड़ा हो जाता है और उस जाइंट से बोलता है, तुम्हें मारने की चुनौती देता हूँ और मेरे भाई को छोड़ने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और फिर वो नहीं सोचता है, सोंग जोबेक और सोंग वोयुन, क्या उन्होंने तभी इसे सहन कर लिया? यदि वे पास हो जाते तो मेरे लिए बेहतर होता कि वहां पर से साइड से निकल जाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस जाइंट को दिखाते हुए जो एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है, पास। और जोबेक बोलता है, ये पास क्यों बोल रहा है? और यह बोलते ही तभी वो जाइंट आदमी जोबेक के सर पर एक जोरदार मुक्का कसकर मार देता है और जोबेक नीचे गिर जाता है। फिर जोबेक का भाई वोयुन उसे उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ है भाई, उठो तुम। और फिर हम लोग सोडम को देखते हैं जो वो नहीं से बोलती है, क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे? फिर वो नहीं बोलता, हाँ मैं भाग सकता हूँ और मुझे नहीं पता अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। और तभी वो जाइंट आदमी अपनी तिरछी नजर से वो नहीं को देख लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ओहो यहाँ पर अभी एक और बचा हुआ है। फिर वो नहीं बोलता है, अरे यार उसने तो मुझे देख लिया, जल्दी भागो यहाँ से। और वह सोडम भी वो नहीं के साथ भागते हुए बोलती है, अपनी आंखें बंद कर लो और जितनी तेज भाग सकते हो भागो यहाँ से। फिर वो जाइंट भी पूरा तेजी से दौड़ते हुए पीछा करने लगता है। फिर वो वुनही के सर पर एक लात कसकर मार देता है और वो बेहोश हो जाता है वहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन ओ को दिखाते हुए जो बेहोश हुए होते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और उसे कमांडर सोंग हू उठा रहे होते हैं। फिर वो कमांडर के सामने उठकर बैठ जाता है और बोलता है, कमांडर आप यहाँ पर? और वह कमांडर बोलता है, क्या तुम ठीक हो कैप्टन? तुम बच्चों को ट्रेनिंग देकर अपॉइंटेड समय तक वहाँ नहीं आए तो इसीलिए मैं पर्सनली यहाँ पर आ गया। और ज्यादातर कैडेट गंभीर रूप से घायल कैसे हो गए, क्या हुआ था यहाँ पर? और फिर कैप्टन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, कोई जंगली आदमी यहाँ पर आ गया था। फिर वो कमांडर बोलता है, कोई जंगली आदमी? क्या तुम कह रहे हो कि किसी बाहरी आदमी ने ऐसा किया है? फिर कैप्टन बोलता है, यह थोड़ा शर्मनाक बात है लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि वह मुझे एक ही झटके में आउट कर सकता था। और वह दिखने में बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, उसके शरीर बहुत बड़ा था और उन्होंने शर्ट की जगह बाघ की खाल पहनी हुई थी। और फिर वह कमांडर कुछ सोचता है और बोलता है, तो क्या वह बाघ की खाल पहनने वाला एक शक्तिशाली आदमी था? फिर कैप्टन बोलता है, हाँ हाँ आपने सही कहा कमांडर। वो कौन था कमांडर?
फिर वो कमांडर बोलता है ऐसा लगता है जिसने तुम्हें मारा और बच्चों को पकड़ लिया वो वही आदमी है। फिर कैप्टन बोलता है उस आदमी का मतलब कमांडर? फिर वो कमांडर कैप्टन से पूछता है क्या तुम 4 सुप्रीम हेवन में से एक एल्डर इविल हेवन को जानते हो? फिर वो कैप्टन चौंकते हुए बोलता है क्या आपने एल्डर हेवन कहा? और वो कमांडर बोलता है हाँ यही सही है कैप्टन, और तुम्हें पता नहीं होगा कि उसे यहाँ से भेज दिया गया था, लेकिन हाल ही में वो 6 ब्लड वैली में वापस आ गया है और वो रक्तबंध की परम शक्तियों में से एक 4 पूजनीय है और वह जिसकी पर्सनालिटी सबसे अजीब है वो है द एबनॉमिनल इविल हेवन। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस जंगली आदमी को दिखाते हुए जिसके पास वुनी का सोडम तलवार होता है और वह वुनी से पूछता है क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो? और मैंने सुना है कि सभी नए कैडेट बहुत कमजोर थे, लेकिन इस तरह से छोटी तलवार रखना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास टूटा हुआ डेंटिन के कारण आंतरिक ऊर्जा नहीं है इसे झेलने के लिए। और वुनी अपनी सोडम तलवार को देख रहा होता है जो उस जायंट के पास होता है। फिर वह जायंट एक स्माइल के साथ बोलता है यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन और कमांडर को दिखाते हुए जो एक सीधी पहाड़ दौड़ते हुए चढ़ रहे होते हैं और वह कैप्टन कमांडर से बोलता है मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ है। और कमांडर बोलता है वो सुप्रीम एल्डर ऐसे आदमी नहीं है जिसके बारे में तुम कुछ भी बोल सकते हो। फिर कैप्टन बोलता है मुझे मत बताओ कि उसने उन लोगों को मार डाला है या नहीं, वो एक इंटरमीडिएट रैंक के कैडेट है जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और मैं वो नहीं के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों जुड़वा बच्चों को वो एडवांस रैंक पर हो सकते हैं। फिर वह कमांडर बोलता है मुझे यह भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। और यह बोलकर वो कमांडर अपना मन में सोचता है मैं जानता था कि वह पागल बूढ़ा आदमी समय समय पर यहाँ आता रहता था, लेकिन मैं उनसे कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कैडेट के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। फिर वो कैप्टन से बोलता है हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो रहता है और कैप्टन हो प्लीज अपना ध्यान रखना कि सुप्रीम एल्डर से कैसे बात किया जाता है। 4 सुप्रीम के भीतर भी वो सबसे सनकी है और उससे निपटना सबसे कठिन है। और वो लोग दौड़ते दौड़ते एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं और फिर उस गुफा के सामने कमांडर अपने हाथ को जोड़कर नीचे बैठ जाता है और बोलता है सभी ब्लड डीमन के अधीन है और ब्लड डीमन पे रूल कर सकते हैं। सुप्रीम एल्डर में कमांडर गुसंग हूँ जो 6 ब्लड वैली का कैडेट का इंचार्ज है। और फिर कमांडर गुस्से से कैप्टन की तरफ देखते हुए बोलता है शीघ्रता से उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करो। और कैप्टन वो नीचे बैठते हुए अपने सर को झुकाकर बोलता है हाँ कमांडर। फिर वो कमांडर और कैप्टन देखता है कि उस डीमन गुफा के अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो कैप्टन बोलता है कमांडर क्या हमें अंदर जाकर नहीं देखना चाहिए? फिर वह कमांडर बोलता है बस करो तुम, उसकी चिंता में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और वह कमांडर के इतना बोलते ही तभी वो जायंट आदमी उस कमांडर की तरफ एक नट फेंक कर मारता है, पर किसी तरह से वो कमांडर उस नट को रोकने में कामयाब हो जाता है और बोलता है अरे बाप रे ये नट कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। और फिर उस जायंट को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहा होता है और वह खाते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम एक कमांडर के लिए काफी योग्य हो क्योंकि तुमने उतनी तेजी से आ रहे नट को अपनी तलवार की मदद से रोक लिया। और फिर वह कमांडर उस जायंट से बोलता है मैं उस प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, मैं आप जैसा व्यक्ति के लिए कीड़ा मात्र हूँ सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट बोलता है जाहिर तौर पर ऐसा ही है, और जिस कारण से तुम लोग यहाँ पर आए हो क्या यह इन बच्चों की वजह से है? फिर वह कमांडर बोलता आपने सही कहा सुप्रीम कमांडर, और हम उन्हें अपने पंथ में योद्धाओं के रूप में खड़ा करने जा रहे हैं। और फिर वह जायंट चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें डर है कि मैं इन बच्चों को चोट पहुंचाऊंगा? फिर वह कमांडर डरते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट बोलता है और जो बच्चे यहाँ पर है वो काफी शांत प्रतीत होते हैं, तो उन्हें कुछ गुण सिखाने के बारे में सोच रहा था जब तक वो मेरे साथ यहाँ पर है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। फिर वह कमांडर अपना मन में सोचता है क्या वो सुप्रीम एल्डर उसे पर्सनली टीच करेंगे, और उन्होंने अब तक कभी भी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया तो इन तीनों को कैसे स्वीकार कर लिया। फिर वह कमांडर जायंट से बोलता है मैं समझ गया सुप्रीम एल्डर, मुझे नहीं पता था कि आपका इरादा क्या था, और इन शिष्यों को शामिल करने के लिए बधाई हो सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट अपने कान को खुजलाते हुए बोलता है मैं बस इस स्थान पर अपने अकेलेपन को शांत करने के लिए उनका उपयोग कर रहा हूँ, और क्या तुमको लगता है कि मैं किसी स्टूडेंट को अपना लूंगा? फिर वह कमांडर बोलता है मुझे माफ कर दिया सुप्रीम एल्डर। और फिर वह कैप्टन अपने मन में सोचता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह उन्हें अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं ले रहे हैं? लेकिन एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर से सीखना पहले से ही जीवन बदलने वाला अनुभव है, और तो यह 4 सुप्रीम में से एक का मास्टर है, सो वो नहीं, मैं तुमको वो मौका नहीं दूंगा। और फिर वह कैप्टन ओ बोलता है
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सुप्रीम एल्डर। आपके द्वारा लिए गए कैडेट में से एक वोनी का एनर्जी कोर नष्ट हो गया है। फिर वह कमांडर बोलता है, कैप्टन ओ यह तुम क्या बोल रहे हो? फिर कैप्टन ओ उस जाइंट से बोलता है, वोनी आपकी शिक्षा को ग्रहण करने का योग्य नहीं है। और इतना बोलते तभी वो सुप्रीम एल्डर जो एक जाइंट होता है वो पूरा कसकर एक नट उस कैप्टन के तरफ फेंक कर मारता है और वह नट कैप्टन को आकर लगता है तो वो चिल्लाते हुए उड़कर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वह जाइंट हंसते हुए बोलता है, तुम अपनी राय क्यों दे रहे हो जबकि मैंने ही उसे पढ़ाने का निर्णय लिया है। और वह जाइंट गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें अब और बात करते हुए नहीं सुनना चाहता, चले जाओ अभी तुरंत। फिर वह कमांडर डरते हुए बोलता है, मैं समझ गया सुप्रीम एल्डर, मैं अभी इस जगह से जा रहा हूँ। और फिर वह कमांडर और कैप्टन वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जाइंट मैन को जो वो नहीं से बोल रहा होता है। वो लोग सचमुच बहुत शोर मचा रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, पर वोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है। फिर वोनी अपना मन ही मन बोल रहा होता, अच्छा ऐसा पर्सन जिसने मेरे पिछले जीवन में ब्लैक और वाइट को सिखाया और डीमंस को जीता, वह 4 सुप्रीम में से एक है ही एकियन, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? फिर वह जाइंट मैन सॉडम स्वॉर्ड को हाथ में लिए हुए बोलता है, थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे भूख लग गई है। फिर वह उन्हीं की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बच्चे मुझे 4 घंटे के अंदर खाना ला कर दो। फिर वोनी अपना मन ही मन बोल रहा होता है, वह कौन सी पागलपन भरी बकवास है, क्या वह मुझे सिर्फ खाना लाने के लिए लाया था? फिर वह जाइंट मैन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पहले से ही यह बता रहा हूँ कि भागने के बारे में सोचना ही मत। अगर तुम भागते समय पकड़े गए बेहतर होगा तुम सबसे बुरे सजे के लिए तैयार रहो। फिर वोनी मन ही मन उस जाइंट के बारे में बोल रहा होता है, क्या वो सोचता है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं दौड़ूं क्योंकि वह मुझसे ऐसा करने को कहता है? मैं उसके साथ खेलूंगा, अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करूंगा और सही समय आने पर भागने के लिए प्रयास करूंगा। फिर वो उस जाइंट मैन से बोल रहा होता, ये सर लेकिन मैं कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता, तो बिना किसी वेपन्स के फूड लाना मेरे लिए मुश्किल होगा और जो आपने अपने हाथ में पकड़े हुए वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जाइंट मैन सॉडम स्वॉर्ड को वोनी की तरफ फेंक देता है और बोलता है, तुम बहुत चालाक हो है ना, ये लो, मुझे उस जैसे घटिया स्मॉल स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। और वह स्वॉर्ड मिल जाने के बाद वो नहीं बोलता है, थैंक यू सर। फिर वह सॉडम चिल्लाते हुए बोल रहे होते, उस हाफ नेकेड बारबेरियन ने उस सभी गंदी जगहों को छूने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसने अपने दांत भी साफ करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। और वह जाइंट मैन बोलता है, ये दोनों जुड़वा बच्चे कब तक सोते रहेंगे? और वो उन दोनों को लेकर जाते हुए बोलता है, ओह मैं तो तुम्हें एक बात बोलना ही भूल गया, मैं मीट खाना चाहता हूँ, तो ये लाना मत भूलना तुम। और वो उन दोनों बच्चों को जंप कर वहां से लेकर चला जाता है। और वो नहीं दौड़ते हुए उस गुफा से बाहर आता है और बोलता है, वो क्या था, कहाँ गए वो लोग, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? और वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही गहरा खाई होता है और वह बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? और वह चाहता है कि 4 घंटे में खाना वापस लाऊं, पर मुझे इस जगह से नीचे उतरने में ही 4 घंटे लग जाएंगे और ऐसी जगह पर मुझे मीट कहाँ पर मिलेगा? फिर सॉडम बोलती है, अरे वो नहीं, देखो उधर क्या है वो। फिर वो नहीं देखता है कि वो जाइंट मैन उन दोनों बच्चों को लेकर जा रहा होता है एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जंप करते हुए। फिर सोडम बोलती है, वह सचमुच बहुत दूर तक छलांग लगा रहा है ना, पर तुम उसके जैसे किसी आदमी से कैसे दूर भाग सकते हो? फिर वो नहीं बोलता है, ओह मैंने ऐसे करने की सारी मोटिवेशन पूरी तरह से खो दी है। और वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोल रहा होता, अपने आप को एक साथ खोजो सो होने, यदि तुम यहाँ पर हार मानोगे तो तुम इस बुढ़े आदमी के गुलाम बन जाओगे। और फिर वो उस पहाड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है, ठीक है, चूंकि बात यहाँ तक आ गई है तो मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा। और जब वह उस पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर जाता है तो अपने मन में सोचता है, धत तेरी की यह बहुत खड़ी है, लोग यहाँ से भाग कैसे जाते हैं? लेकिन रुको, मुझे पहले नीचे उतरने पर फोकस करना होगा। और यह बोलते ही वो जो पत्थर को पकड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है और वो उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, पर किसी तरह वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, मैं सचमुच लगभग मर ही गया था। फिर सोडम बोलती है, तुम नीचे गिरने से बच गए हो। फिर वह बोलता है, डैम इट, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, भले ही यह मेरे पहले से ही मेरा दूसरा जीवन है। फिर सोडम हंसते हुए बोलती है, लेकिन कम से कम तुम तो जल्दी ही नीचे आ गए है ना? और उन्हें बोलता है, तुम बदमाश हो, मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम कि हम लोग कितने नीचे आ गए हैं? फिर सोडम बोलती है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुमको बताऊं? नहीं, इसे तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। और इतने में ही वो जाइंट मैन होने के पास आ जाता है और बोलता है, 4 घंटे बीत गए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी यहीं पर घूम रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया है।
तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो नहीं बोलता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था सर। फिर वो जाइंट बोलता है क्या नॉनसेंस है ये, और फिर यह बोलकर वो जाइंट वहां से चला जाता है। फिर वो नहीं किसी तरह करके उस पहाड़ से नीचे उतर जाता है और फिर उसे एक खरगोश दिखाई देता है उस जंगल में, और उस पर अपने तीर धनुष से निशाना लगाकर उस खरगोश को मार देता है। और फिर वो सॉर्डम पूरा खुश होते हुए बोलती है वाह हूँ नहीं, तुम तो बहुत अच्छे निशाना लगाए हो, ऐसा लगता है कि अब तुम इसमें बहुत अच्छे हो गए हो। फिर वो नहीं अपना तारीफ सुनकर पूरा खुश होते हुए बोलता है मैं अब 2 महीनों से ऐसा ही कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना अच्छा होना चाहिए। पर मुझे धक्का मुक्की होती है क्योंकि माउंटेन से नीचे उतरने में 2 घंटे लगते थे। फिर सॉर्डम बोलती है हाँ सच में मुझे भी लगता है कि तुम उस समय पर जाओगे, लेकिन तुमको भी उचित समय पर हार मान लेनी चाहिए थी और इसके बाद भी तुमको कई बार धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा क्योंकि तुमने कई बार भागने की कोशिश की थी। फिर वो नहीं हंसते हुए बोलता है हा ये तो बहुत पहले की बात थी। फिर वह दोनों उस मरे हुए खरगोश के पास जाते हैं और सॉर्डम बोलती है ऐसा लगता है कि आज तुम्हें वो जाइंट कुछ नहीं करेगा। फिर वो बोलता है हाँ अगर मुझे बस 1 या 2 और खरगोश मिल जाए तो। और वो लोग दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते तब तक वो जाइंट मैन उन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो नहीं बोलता है सुपर एल्डर आप जल्दी आ गए, मैं बस वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था। और फिर वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हा तो क्या तुम्हें कुछ खाना मिल गया, क्योंकि मेरे पेट एक पेपर की तरह पतला हो रहा है। फिर वो नहीं बोलता यस सर आज की रात हम लोग पके हुए खरगोश खाएंगे। और वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हाँ चलो देखते हैं। फिर वो खरगोश को हाथ में लेते हुए बोलता है 1 2 क्या ये सिर्फ 2 ही है, जबकि हम लोग 4 लोग होते हैं तो 2 खरगोश से क्या होगा हमारा। और ऐसा लगता है कि मुझे खाना खाने के लिए मुंह कम करने की जरूरत है। और यह बोलकर वो वुनी को एक मुक्का मारता है और वो जाइंट मैन उसे एक रस्सी से लटका देता है और उसी रस्सी से लटके हुए वुनी अपना मन ही मन बोल रहा होता है मैं बिना किसी असफलता के आज फिर से इसी स्थिति में हूँ। अब यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और मैं अब इससे थक गया हूँ। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है और ऐसा करने का निश्चित रूप से कोई कारण होना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है उन्हीं को दिखाते हुए जो उस माउंटेन से नीचे उतरते हुए बोल रहा होता है पिछले 2 महीनों से मैं एक गुलाम की तरह जी रहा था और मैं उस घातक चट्टान पर से ऊपर नीचे चढ़ता और उतरता था जो एक भी गलती मेरी जान ले सकती थी। और मैंने सारा जंगल में सर्च की खाना प्राप्त करने की, और जब मैं खाना ले आता हूँ तो वह मुझे घूंसा मारता है और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो वो मुझे और भी घूंसा मारता है। और जब मैं पिटाई से बेहोश हो जाता हूँ तो वो मुझे एक पेड़ से लटका देता है। फिर सॉर्डम बोलती है जब तुम्हें पहली बार लटकाया गया था उल्टा पुल्टा किया गया था और क्या क्या नहीं, तो तुमने इतना उपद्रव नहीं किया था। और वो नहीं बोलता है अब मुझे पिटाई और फांसी दोनों की आदत हो गई है। और फिर वुनहुई को सॉन्ग जॉब एक दिखाई देता है जो बोल रहा होता है वुनहुई तुम अभी भी खाना ठीक से वापस नहीं ला सकते, वो यून और मुझे तुम्हारी वजह से बिना किसी कारण के पीटा गया। फिर सॉर्डम बोलती है उस जोबेक लड़के ने इन महीनों में अपना फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया। और वुनी जोबेक से बोलता है मुझे दोष देने का ट्राई अच्छा है और मेरे बिना भी तुम्हें पीटा जाता है। फिर जोबेक बोलता है एल्डर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, अभी अंदर आओ। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोबेक को जोहुनी से बोल रहा होता है एल्डर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, अभी अंदर आओ। फिर सॉर्डम बोलती है उसने तुमको सामान्य से 2 घंटे पहले बुलाया है। फिर वो ने अपना मन में बोलता है हाँ मुझे पता है वो इस समय क्या करने के लिए वो मुझे बुला रहा है। और फिर वो नहीं उस जाइंट मैन के पास जाता है। फिर वो जाइंट मैन वो नहीं से बोलता है अपनी शर्ट उतारो। और वो नहीं बोलता है क्या मेरा शर्ट सर। फिर वो जाइंट बोलता है हाँ। और यह बोलकर वो नहीं अपना मन में सोचता इतना अचानक क्यों, मेरे द्वारा इसका फिगर आउट नहीं किया जा सकता है। फिर वो जाइंट बोलता है जल्दी करो। और फिर वो नहीं अपना कपड़ा उतार देता है और उसका बॉडी को देखते हुए वो जाइंट मैन बोलता है लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब तुम मुश्किल से सेट हुए हो। फिर वो नहीं बोलता है सेट, इसका क्या मतलब है। फिर सॉर्डम बताती है अरे उस माउंटेन पर चढ़ने और हर दिन शिकार करने से तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हो गया है। फिर वो जाइंट मैन उन दोनों जुड़वा भाइयों से बोलता है तुमको कल से खाना मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जोबेक बोलता है आज जो हमें खाना नहीं मिला है उस कमीने वुनी की वजह से है। और इतना बोलते ही तभी वो जाइंट मैन जोबेक के फेस पर जोरदार लात मारता है और वह पूरा दूर फेंका जाता है। और फिर वह जाइंट मैन बोलता है जैसे तुमको बताया गया है वैसा ही करो, तो तुम इतना क्यों बात कर रहे हो। फिर वो यून से बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ इसीलिए इसे अच्छे से पका लेना। फिर वो यून डरते हुए बोलता है यस सर। फिर सॉर्डम बोलती है वो यून उसकी हेयरलाइन हर दिन खराब होती जा रही है
और फिर वो नहीं बोलता है मुझे नहीं पता, और सबसे पहले तो उसे अपने हेड की भी परवाह नहीं होती। फिर वो जाइंट मैन वो नहीं का कॉलर पकड़ लेता है और उसे वो जाइंट मैन जंप करते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। फिर वो नहीं चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एल्डर क्या हम लोग चल कर नहीं जा सकते हैं। फिर वह जाइंट बोलता है तुम बकवास करने में अच्छे हो और मैं अपने आप को इस तरह से परिश्रम कर रहा हूँ क्योंकि तुम पहली बार में अपने हल्के कदमों का उपयोग नहीं कर सकते हो। और यह बोलकर वो जाइंट मैन वूनी को एक झरने के पास ले जाकर ऊपर से छोड़ देता है और फिर वह उस पानी में गिर जाता है। फिर वह चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो। फिर वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हम उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो तुम्हारा मास्टर बनेंगे, और जब तुम इस तरह गंदे होकर जाओगे उनके पास तो उनका सम्मान करना सही नहीं होगा। फिर वो नहीं एक स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा लगता है जैसे वह नहीं बता सकती कि वह सबसे गंदे हैं। फिर सोडम धीरे से बोलती है हाँ। फिर वह जाइंट बोलता है इतना सफाई ही काफ़ी है, चलो बाहर आ जाओ। फिर वो नहीं बोलता है मैंने अभी अभी अपना शरीर को भिगोया है। फिर सोडम गुस्से से बोलती है वह देखो देखो, एक कारण था कि वह उससे भिखारी जैसी गंध आ रही थी। फिर वो नहीं उस झरने से नहाकर बाहर आ जाता है और उस जाइंट के पीछे पीछे जाने लगता है। और जाते हुए सोडम बोलती है झरने के पीछे इस तरह की जगह होना यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, और यहाँ पर कौन रहता होगा। फिर वो नहीं बोलता है यहाँ जरूर ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसे दूसरों द्वारा देखा जाना पसंद नहीं है। फिर सोडम एक बूढ़े आदमी का फेस बनाते हुए बोलती है यह एक अत्यंत सुंदर गुरु भी हो सकते हैं जो एकांत में रहते हो। फिर वो नहीं बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन उस एल्डर के लिए एक मित्र होना चाहिए जिसे वह मुझे एक शिष्य के रूप में रिसीव करने के लिए कहे, और यह आदमी संभवतः सामान्य भी नहीं है। और फिर तभी वो जाइंट मैन बोलता है हम आ गए हैं। फिर वो जाइंट एक आदमी का ब्लैक शेडो को देखते हुए बोलता है तो आप यहाँ थे। और वह जाइंट गुस्से से बोलता है तुम क्या कर रहे हो वो नहीं, अपना रिस्पेक्ट शो करो, और यह आदमी अब से तुम्हारे मास्टर बन जाएंगे। फिर वो नहीं अपना हाथ को जोड़कर नीचे बैठ जाता है और बोलता है ब्लड डीमन की सूती करो और रक्तपन को दीर्घायु बनाओ, और मैन कल्ट में रैंक ट्रेनिंग कैडेट सो वोनी अपना मास्टर का स्वागत करता है। फिर सोडम बोलती है अरे वोनी मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तुम्हारा सम्मान स्वीकार करने की स्थिति में है। फिर वोनी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वोनी उसके तरफ देखता है और चौंकते हुए बोलता है अरे यार यह मास्टर तो एक स्केलेटन बॉडी है और मुझे लगता है कि वह काफ़ी समय पहले ही मर चुके हैं। फिर सोडम बोलती है क्या यह बात करने वाला स्केलेटन है। फिर वो नहीं बोलता ई एल्डर बस करो, क्या है ये, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर एल्डर बोलता है तुम्हारे साथ मजाक, हा हा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके लिए समय है, और क्या तुम नहीं जानते पिछले 2 महीनों में तुम्हारे साथ जो चेंजेस हुई, माउंटेन पर चढ़ने से तुम्हारी ताकत बढ़ी और तुम्हें शिकार का पीछा करते समय तुम्हारी लेग स्ट्रॉन्ग और अधिक स्टेमिना ग्रो हो गई है, और जैसे ही तुम मुझसे टकराए तुम्हें महान सहन शक्ति ऑब्टेन्ड हुई और महान मेंटल स्ट्रेंथ पावर, यहाँ तक कि पेड़ पर भी लटकाया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पेट और बैलेंस का एक ठोस केंद्र पाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, और ये सब चीज़ें तुम्हें देने के लिए थी, और तुमको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तुम्हें नेसेसरी फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत थी। फिर वो नहीं बोलता एल्डर मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने छोटी उम्र में ही की हिंसा के कारण अपना डेंटियन खो दिया है। फिर वो जाइंट हंसते हुए बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे शरीर की सिचुएशन को जाने बिना ही तुमको ट्रेन किया, और अगर यदि डेंटियन के बिना इंटरनल एनर्जी में हेर फेर करने का कोई तरीका होता तो तुम क्या करते। फिर वो नहीं उस जाइंट की तरफ देखते हुए सोचता है डेंटियन के बिना इंटरनल पावर में हेर फेर करने का एक तरीका। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो जाइंट वो नहीं से बोल रहा होता क्या तुम जानते हो कि क्या है। फिर वो नहीं बोलता है क्या एक इसेंस, और फिर वह जाइंट बोलता है यह कुछ ऐसा है जिसे तुम उस समय सीखते हो जब तुम मार्शल आर्ट सीखना शुरू करते हो। जैसे कि नाम से ही पता चलता है यह सभी मार्शल आर्ट के लिए आवश्यक है, और इसेंस का एनर्जी कोर के रूप में भी जाना जाता है। मार्शल आर्ट में ट्रेंस होने के नाते वे अपनी एनर्जी कैलकुलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, और जब वो तुम्हारे एनर्जी कोर के भीतर एकत्रित हो जाती है तो इसे इंटरनल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। लेकिन तुम्हारा एनर्जी कोर का मूल्य नष्ट हो गया है तो तुम अपने उस एसेंस का यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर वो नहीं बोलता यस सर, और फिर वह सोचता है वह ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जो सभी मार्शल आर्टिस्टों को जानते हैं। फिर वह जाइंट बोलता है और जो बचता है वो 2 चीज़ें हैं, एनर्जी और फिजिकल बॉडी, और क्या तुम जानते हो एनर्जी क्या है। और वो नहीं सोचता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता, और मुझे यह मत बताइए कि इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करने से उनका क्या मतलब है। और फिर वह जाइंट से बोलता है क्या आप ओरिजिन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और ओरिजिन एनर्जी गलत नहीं है। फिर वह जाइंट बोलता है तुमने कुछ आधी अधूरी बात सीखी है, लेकिन उस चीज़ का असली नाम कुछ और ही है जो तुम्हारे चेस्ट के ठीक बीच में बैठा है,
और वो है इनेट कोर एनर्जी। और इनेट कोर एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो और इसे संचित नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कहा जा सकता है इसमें तुम्हारी एनर्जी कोर का माध्यम से एकत्रित होने वाली इंटरनल एनर्जी की दुगनी शक्ति होती है। और इस सेंस में तुम लकी हो क्योंकि वहाँ लिखे गए सब तुमको सिखाते हैं कि अपनी इनेट कोर एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर सोडम पूरा खुश होते हुए बोलती है, माय गॉडनेस, तुमने जैकपॉट हासिल कर लिया और इससे तुम मार्शल आर्ट भी सीख सकोगे। लेकिन तुम खुश क्यों नहीं दिखते? क्या तुम ऐसी प्रीसियस अपॉर्चुनिटी गंवाना चाहते हो? और वो नहीं अपना मन में बोलता है, सोडम, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इनेट कोर एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी जो किसी के जीवन के बराबर है, और केवल एक ही स्थिति होती है जब एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट अपने इनेट कोर एनर्जी का यूज़ करता है। वह तब होती है जब वे अपने दुश्मन के साथ मिलकर मरने की कोशिश कर रहा होता है और इनेट कोर एनर्जी को फिर से रिकवर्ड नहीं किया जा सकता, और अगर मैं इसका इस्तेमाल करता रहा तो मैं लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाऊंगा। फिर सोडम चौंकते हुए बोलती, ओह उस मामले में? फिर वो नहीं बोलता, हाँ, अगर मैं यह सीखूं और अपनी ओरिजिन एनर्जी का यूज़ करता रहूं तब मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। और लानत है इस बूढ़े आदमी पर, क्या वो सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा और इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा? किसी भी हालत में मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो उस जाइंट के सामने अपना सिर को झुकाते हुए बोलता है, सुप्रीम एल्डर, मुझे इतना वैल्यूएबल सिखाने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने मूर्ख दिमाग से नहीं समझ सकता। मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग के दौरान मुझ में टैलेंट की कमी के कारण एनर्जी डेविएशन का एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने अपनी एनर्जी खो दी, और लोगों ने मुझसे कहा है कि जब मैं अपने क्लैन में था तब पूरे समय मैं टैलेंटलेस था, और प्लीज़ मुझे यह सीखने पर रिकंसिडर करें। फिर सोडम बोलती है, वाह, जब तुम झूठ बोल रहे होते हो तब तुम्हारा फेस जरा भी नहीं बदलता है। फिर वो जाइंट कुछ सोचता है और वो नहीं से बोलता है, मैं तुम्हारा बॉडी को ट्रेन करने में तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी सारी परेशानियों से गुजरा, लेकिन तुम तो टैलेंटलेस निकले। फिर वो नहीं बोलता है, लगता है मेरी चालाकी काम कर गई। और तभी वो जाइंट मैन हंसने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बातें जानते हो क्योंकि तुम मार्शल आर्ट कबीले से हो, और क्या तुमको लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इसे सीखने से बचने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि इसमें तुम्हारी ओरिजिन एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर वो नहीं घबराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और यह सुनते ही वो जाइंट मैन पूरा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो वोनी का गर्दन पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है और बोलता है, तुम वास्तव में ऐसे आदमी हो जो शब्दों में अच्छे नहीं है, और मुझे यह समझाने में तुम्हारी मदद करनी होगी और तुमको यह ठीक से करना चाहिए, और तुम जानते हो कि यदि तुम यह नहीं सीखे तो तुम मेरे लिए बेकार हो जाओगे, है ना? फिर वह जाइंट एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्दन यहीं कट जाए और तुम यहीं मर जाओ, या फिर तुम इसे सीख कर धीरे धीरे मरना चाहते हो? और फिर वह सोडम बोलती है, वो नहीं, जल्दी तुम उसे बताओ कि तुम इसे सीख लोगे वरना वो तुम्हें मार डालेगा। फिर वो नहीं बोलता है, नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो चीजें उसी की योजना के मुताबिक चलेगी। फिर वो नहीं चिल्लाते हुए जाइंट मैन से बोलता है, प्लीज तुम मुझे मार डालो। और सोडम बोलती है, क्या क्या तुम पागल हो गए हो? अरे वो तुम्हें सच में मार डालेगा। फिर वह जाइंट बोलता है, क्या क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या तुमको लगता है कि सिर्फ तुमको मारने के लिए कोई हमको ब्लेम करेगा? पर किस कॉन्फिडेंस के साथ? एक आदमी डिस्ट्रॉयड हो चुके एनर्जी कोर के साथ है और कभी भी इससे अधिक कुछ नहीं होगा, और थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट मौत मांग रहा है। फिर वो नहीं अपना मन ही मन बोल रहा होता है, कुछ साहस जुटा वो नहीं, यदि मैं एक थर्ड रेट का स्पाई बनने से भी अधिक बनना चाहता हूँ तो मुझे यह करना होगा। फिर वो नहीं जाइंट से बोलता है, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? और यह बोलकर वो नहीं अपना मन में बोलता है, मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि कभी कभी जुए के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ज़रूरी है। फिर वो नहीं एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं उस तरह जीऊँगा तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप कहते हो। मैं बस जीवन भर के लिए उपयोग में लाया जाऊँगा और उसके बाद मार दिया जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही वो ब्लड पैरासाइट मौजूद है और अब मैं मरना पसंद करूँगा और फिर उसी तरह जीऊँगा। और फिर वह जाइंट बोलता है, क्या ब्लड पैरासाइट? और फिर इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 17 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो जाइंट मैन को जो वोनी का गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया हुआ होता है, और वह जाइंट मैन वोनी से बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह की सिचुएशन में भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम ब्रेनलेस नहीं हो। फिर वोनी अपना गर्दन को पकड़े खांसते हुए बोलता है, झूठ बोलना, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर वह जाइंट बोलता है, क्या तुमको लगता है कि मैंने यह जांच नहीं किया कि तुम्हारे शरीर किस सिचुएशन में है? मैं इसे पहले से ही उस टाइम से जानता था जब मैंने तुम्हें अपने साथ लाने का फैसला किया था, और यहाँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा यदि तुम अब से कोई चालाकी ना करो।
फिर वो नहीं बोलता है, यदि आप यह जानते थे तो आपने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। और वह जाइंट बोलता है, मुझे ब्लड पैरासाइट जैसे किसी चीज की परवाह नहीं है, कुछ और भी है जो मेरे लिए अधिक मायने रखता है। फिर वो नहीं अपना मन ही मन बोल रहा होता है, ओह तो यह ऐसा था, वो शुरू से ही मुझे मारना चाहता था और जब उसे पता चला कि मुझ में अब ब्लड पैरासाइट नहीं है तो उसने ऐसा किया होगा। पर वह निश्चित रूप से मुझसे कुछ चाहता है और हालांकि मैं नहीं जानता कि वह क्या है, शायद वह उसके द्वारा मुझे यह सिखाने से संबंधित है। फिर वह जाइंट कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुमको एक ऑफर दूंगा जिसमें तुम इंटरेस्टेड होगे। तुमसे जो मैं कहता हूँ उसे करने के लिए कहने की कीमत पर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा कि तुम्हारे पास ब्लड पैरासाइट नहीं है। तो यह कैसा रहेगा? और यह कुछ भी कठिन नहीं है तुम्हारे यह सीखने के बाद, और तुमको बस जुड़वा बच्चों के साथ लड़ना है जिन्हें मैं मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। फिर वो नहीं चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? और फिर सोडम गुस्से से बोलती है, वो बूढ़ा गीजर, अगर उन्होंने शुरू से ही ऐसा कहा होता तो हमने उसके साथ पहले ही काम कर लिया होता। फिर वो नहीं हैरान होते हुए सोडम की तरफ देखते हुए बोलता है, उसके साथ काम करना? फिर सोडम बोलती है, यह इंटरेस्टिंग है ना? फिर वो नहीं जाइंट से बोलता है, मैं देखता हूँ, लेकिन क्यों? फिर वह जाइंट बोलता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें कुछ छूट दे रखी है। क्या तुम मुझसे नेसेसरी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर रहे हो? आखिरकार मुझे तुम्हारे उस हेड के थ्रू से कुछ वर्ड मिल रहे हैं, क्या मैं मान लूँ कि तुम मेरी बात मानोगे? तो सबसे पहले इनेट कोर एनर्जी को, यदि तुम इसे महसूस करने में सक्षम हो तो मेरी जगह पर वापस आ जाना। फिर वो नहीं यस सर बोलता है और वह जाइंट वहाँ से जाते हुए बोलता है, यदि तुम कोई तरकीब आजमाते हुए पकड़े जाते हो तो इसका अंत सिर्फ तुम्हारे पैर टूटने से नहीं होगा, तो इसे याद रखना। तो तुम समझ गई, यह सिर्फ मेरी चेतावनी है तुम्हारे लिए, तो तुम याद रखना। फिर सोडम वोनी से बोलती है, मुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद करता है। फिर वो नहीं बोलता, ऐसी हॉरिफाइंग बातें मत कहो, मेरे उसके जैसे पागल बूढ़ा आदमी के करीब जाने का कोई इरादा नहीं है और मुझे सबसे पहले इस मार्शल आर्ट के डिटेल पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे सीखने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत होगी। फिर सोडम उसे बोलती है, क्या तुम इसे उपयोग करने का इरादा नहीं रखते हो? फिर वो नहीं बोलता है, यदि रिक्वायर्ड हुआ तो मैं इसका उपयोग करूंगा, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे सीख सकता हूं या नहीं। और यदि कोई केवल इंस्ट्रक्शन को देखकर कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल आर्ट सीख सकता है तो किसी को मास्टर की ज़रूरत क्यों होगी? और फिर वह जाइंट मैन वोनी को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। और फिर वह जाइंट मैन वहां से जाते हुए अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, बहुत सारे लड़के होने के बावजूद भी वह मूर्ख नहीं है, तो यह अफसोस की बात है, और अगर वह शब्द पूरा होता तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती। और अगर यदि ऐसा होता तो मैं किसी और आदमी की तलाश करता जो अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि जब वह इनेट कोर एनर्जी का यूज़ करता है वो मार्शल आर्टिस्ट, यह एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में सभी मार्शल आर्टिस्ट जानना पसंद करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है वुनी को दिखाते हुए, जो अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल। फिर सोडम पूछती है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? फिर वुनी उसे बताता है, अगर मैं इसे पूरी तरह से सीख लेता हूँ तो मैं अपनी इनेट कोर एनर्जी के कंजप्शन को रोक सकता हूँ। फिर वह सोडम बोलती है, क्या क्या मतलब है इसका? फिर वह बोलता है, मेरे मरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि मेरी जन्मजात इनेट कोर एनर्जी खत्म हो चुकी है। और फिर वह सोडम पूरा खुश होते हुए बोलती है, वाह वो नहीं, तो यह रियली में एक जैकपॉट है। फिर वो नहीं बोलता है, अभी सेलिब्रेट मत करो क्योंकि मैंने अभी तक रीडिंग फिनिश नहीं किया है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वह उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा हुआ होता है, अपनी एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरनल कोर एनर्जी डिस्ट्रैक्शन का यूज करो और ओरिजिन एनर्जी का पता लगाएं। और अंत में इसके बाद उस स्टोन पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है और उसे देखकर सोडम बोलती है, इसका लास्ट पार्ट मिसिंग है। फिर वो नहीं बोलता, हालांकि यह लास्ट पार्ट मुझे यह सिखाएगा कि इनेट कोर एनर्जी को कैसे मेंटेन रखा जाए। उसे कम से कम यह तो लिखना चाहिए था, यह मूर्ख कंकाल, इसे खत्म करने से पहले ही उनकी मृत्यु क्यों हो गई? फिर वो नहीं कुछ सोचता है और बोलता है, रुको एक मिनट, वो बूढ़ा आदमी ने अभी जो कहा था उसके आधार पर जरा सोचते हैं। फिर वो नहीं उस जाइंट मैन की बातों को याद करता है जो वो जाइंट मैन ने वोनी को बोला था, और वह बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्दन यहीं कट जाए और तुम मर जाओ, या क्या तुम इसे सीख कर धीरे धीरे मरना चाहते हो? और उस जाइंट मैन की बातों को याद करने के बाद बोलता है, वह जानता था कि इनेट कोर एनर्जी का स्पेल कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर वो ने उस स्केलेटन से बोलता है, अरे बूढ़े आदमी, इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन के साथ वह मुझसे क्या करवाना चाहता है? फिर सोडम बोलती है, अरे रास्कल, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? मुझे यह कैसे पता लगेगा कि वो तुमसे इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करवाना चाहता है? फिर वह बोलता है, सोडम तुम किस बारे में बात कर रही हो?
और सोडम उसे बोलती है, नहीं, मैं इस चीज़ पर बात कर रही हूँ कि तुम्हारे द्वारा इसे स्केलेटन कहे जाने के बाद इसमें क्रोध का आउटब्रस्ट हुआ। फिर वो नहीं बोलता है, सोडम क्या तुम स्केलेटन से बात करने में एबल हो? फिर सोडम बोलती है, अबे साले, मैं स्केलेटन के नहीं तलवार की बात कर रही हूँ। यह जो लोहे का तलवार है इसके बारे में सोचो, तुम खुद ही इससे बात क्यों नहीं कर लेते हैं? फिर वो नहीं बोलता, एक मिनट रुको, क्या तुम इस लोहे की तलवार के बारे में बात कर रहे हो? और क्या तुम इसके साथ बातचीत कर रही हो जैसे तुम किसी इंसान के साथ कर रही हो? फिर सोडम बोलती है, हाँ, पर तुम बेवकूफ़ हो, लोहे की तलवार और मैं इंसानों की तरह बात नहीं कर रहे हैं, और तुम स्पेशल आदमी हो जो तलवारों की वॉइस सुनने में सक्षम हो। फिर वो नहीं सोचते हुए बोलता है, तलवारों की आवाज़, और मैं देख रहा हूँ तलवार इमोर्टल के सीक्रेट रिकॉर्ड में तलवार का दिमाग का यही मतलब है। सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल्स में आमतौर पर ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो डिस्क्राइब्ड होते हैं, इसीलिए इसे स्वॉर्ड माइंड के रूप में बताया जाता है, और यह लिटरली तलवारों की आवाज़ थी। और मुझे आश्चर्य है कि बाकी बचे हुए पावर्स मिलने के बाद मुझे किस प्रकार की और पावर्स मिलेगी। फिर सोडम बोलती है, सपने देखना बंद करो और इस तलवार से बात करो। मुझे लगता है कि यह तलवार भी इस फैक्ट से फैसिनेटेड है कि तुम हमें सुन सकते हो। फिर वुन हुई जैसे उस तलवार को हाथ लगाता है, और तभी वुन हुई के सामने उस तलवार की आत्मा आ जाती है और वुन हुई के हाथ से चिपक कर स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने काफ़ी समय से किसी इंसान का टच महसूस नहीं किया है। और तभी वुन हुई जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को पीछे हटा लेता है और सोडम उसे बोलती है, यार अजीब आवाज़ें मत करो। वुन हुई फिर से उस तलवार को हाथ लगाता है तो उस तलवार की आत्मा बोलता है, तुम्हें डराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम वुन हुई हो ना, और तुम सचमुच मेरी आवाज़ सुन सकते हो, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। फिर वह तलवार अपने बारे में बताते हुए बोलता है, मैं साउदर्न हेवन आयरन स्वॉर्ड हूँ, और यह वह नाम है जो मेरे मास्टर के निधन हो गए साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन हो जोंग डेई ने मुझे दिया था। फिर वो नहीं हैरानी से उसके तरफ देखते हुए बोलता है, साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन हो जोंग डेई? फिर सोडम वोनी से पूछती है, तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? फिर वोनी सोडम को बताता है, ऑफ कोर्स मैं सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि एक समय था जब साउदर्न हेवन का तलवारबाज एक ही तलवार से पूरे यूनियन प्रोविनेंस को उल्टाने के लिए जाना जाता था। अगर यदि वह अचानक गायब नहीं हुए होते तो वह अब तक टॉप सेंट्रल प्लेन्स मार्शल मास्टर्स में से एक होते, और यहाँ तक कि अफवाह भी थी कि वह शायद 9th टॉप सेंट्रल प्लेन्स मास्टर्स में से एक थे। लेकिन उनके जैसे कोई आदमी गुआंगडोंग प्रोविंस में एक नेमलेस माउंटेन पीक पर कैसे पहुंच गए और इस तरह मर गए? फिर वो नहीं गुस्से से बोलता, क्या उस पागल कमीने हेई एकियो ने ऐसा किया है? फिर वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, नहीं, वो कोई और था। हेई एकियो ने एक बार भी मेरे मालिक के खिलाफ जीत हासिल नहीं की। फिर वो नहीं उस जाइंट के बारे में सोचते हुए बोलता है, रक्तपंथ के 4 सुप्रीम में से एक हेई एकियोन साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन के अगेंस्ट एक बार भी नहीं जीता, लेकिन जो इतने हाई लेवल मार्शल मास्टर को मारने में सक्षम था वह भी हेई एकियोन के अगेंस्ट नहीं जीत सके। फिर वो हेवन स्वॉर्ड वो नहीं से बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्या अभी तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण काम नहीं है? और वो नहीं बोलता, हाँ है, मैं करता हूँ। फिर वो हेवन स्वॉर्ड उस स्टोन पर जो लिखा हुआ होता है उसे देखकर वो बोलता है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तुम लोगों को सुन रहा था। क्या तुमको यह टेक्निक सीखने की ज़रूरत है? इनेट एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक, और हेई एकियोन के जुड़वा बच्चों से लड़ना है? फिर वो नहीं बोलता, यदि तुमने देखा है तो तुमको पता चल जाएगा। फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता है, हाँ मुझे पता है। और वो नहीं चौंकते हुए बोलता, क्या तुम्हें पता है? फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता, हाँ मैं तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। फिर सोडम उस हेवन स्वॉर्ड से बोलती, रुको, क्या तुम्हारे लिए इतना जल्दी एग्री होना ठीक है? फिर वह हेवन स्वॉर्ड बोलता, यह ऐसा मामला है जिसमें मेरे मास्टर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सम्मान शामिल है, और यदि तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुमने मेरे मास्टर का मार्शल आर्ट ठीक से नहीं सीखा तो मेरे मास्टर का सम्मान खराब होगा वुन हुई। और मुझे आशा है कि मेरे मास्टर की मार्शल आर्ट टेक्निक नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया जा सके, यही मेरी इच्छा है। फिर वो ने उस हेवन स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता, दिस गाय वॉज सो डैम कूल, थैंक यू साउदर्न हेवन आयरन स्वॉर्ड, मुझे आशा है कि हम यह कर लेंगे। फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ठीक है, क्या फिर हम लोग मोल भाव करें? फिर वो नहीं चौंकते हुए बोलता है, क्या मोल भाव करना? फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता है, हाँ तुम मेरे न्यू मास्टर बनो, जबकि मेरे मास्टर का सम्मान इम्पोर्टेंट है। चूँकि मैं स्वयं एक तलवार हूँ इसीलिए मेरे लिए अधिक इम्पोर्टेंस यह है कि मेरे अपने एग्जिस्टेंस का उद्देश्य ना खोऊं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।